हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और आपको पता होगा जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया है। और पहले हमारा चैनल का नाम जो था वो था एनके मैथ्स, लेकिन अभी हमने चैनल का नाम बदल करके रख दिया है स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप ये ना सोचें कि चैनल बदल गया है, चैनल वही है, बस उसका नाम बदला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें टोटल 65 क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन 2011 से 18 तक सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात और, आप सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करने की जरूर से कोशिश करें। और मैं मानता हूं कि आप इसमें से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन तो कर लोगे। ठीक है, हो सकता है कोई 100% भी क्वेश्चन कर रहे, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि जिस तरह से मैं सारे क्वेश्चन करूँगा आप उस तरह से सारे क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आप पहले खुद से सॉल्व करना और फिर देखना कि आपने किस तरह से क्वेश्चन किया और कितना टाइम लगा, और फिर मैंने किस तरह से किया। ठीक है, और आप दोनों में जो आपको बेहतर लगे वो तरीका सीखिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप ज़रूर से एक बार खुद से सॉल्व करें और उसके बाद हमारे तरीके को देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात और, जैसा कि आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 70% ऐसे क्वेश्चन हैं वो ऑप्शन से बनाने से आपको इजी रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन से होने वाला है उसको ऑप्शन से भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला सवाल है अपने पास कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना किया जाए तो वैसे जो संख्या प्राप्त होगी वो उस संख्या से 200% अधिक होगी। तो वह संख्या क्या है? यानी कि किसी भी नंबर के 25% को आप उसी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो पुराने नंबर से 200% ज़्यादा होगा। तो आपको बताना है कि वो पुराना नंबर क्या है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे सोचिए कि चलो नंबर x है, तो अगर आप बोलोगे कि x को अगर मैं x के 25% से ऐसे गुना करूं तो जो नंबर आएगा वो x से 200% अधिक होगा, यानी कि x इंटू में 300/100। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर x से x कटेगा और 25 से ये कट जाएगा कितने बार में? 12 बार में। ठीक है, 12 दूना 24, 240 और 12 पच्चीस 60, 300, यानी कि x की वैल्यू 12 आ गई। तो ये हालांकि सवाल ही इजी है, इसीलिए आप ऐसे भी सॉल्व कर पा रहे हैं, वरना मैं कहता कि आप ऐसे ना करके आप इसको ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन से करने में हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देखिए किसी संख्या को उसके 25/4 से गुना करना है, सॉरी 25% से गुना करना है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि किसी नंबर को अगर आप उसके 1/4 से गुना करते हैं तब जो नंबर आएगा वो उससे 200% अधिक आएगा। 200% का मतलब 3 गुना। 200% का मतलब कि 100 है तो वो बन जाएगा कितना? 300, यानी कि रेशियो में इसका मतलब हुआ कि ये 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि किस संख्या, किसी मतलब कौन सी संख्या है हमारे पास ऑप्शन में जिसके 1/4 से अगर उसी नंबर को गुना करें तो उसका 3 गुना आ जाएगा। यानी कि जैसे आप 12 को देखते हैं तो 12 को अगर आप 1/4 से गुना करते हैं, यानी कि 12 का 25% आप देखते हैं, छोड़ो 1/4 को, आप ये देख लो कि उस नंबर का 25% निकाल के अगर उसी नंबर में गुना किया जाए तो उसका 3 गुना आ जाएगा। तो आप बताओ 12 का 25% कितना होगा? 25% मतलब 1/4 होता है, तो 12 का 25% 3 हो गया। और अगर 12 को 3 से गुना करोगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि 12 का 3 गुना आ जा रहा है, तो 12 आंसर हो गया। हालांकि इसमें चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा हैबिट बनाना पड़ेगा ऑप्शन के थ्रू जाने का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। और अगर सवाल आसान है तो ऑप्शन के थ्रू नहीं भी जाए तो भी कोई बात नहीं रहती है, जैसे ये सवाल था हमारे पास। देखिए अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य की 10% की दर से कमी होती है, यानी कि ह्रांस होता है। तो आपको बताना है कि यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य है 729 तो 3 वर्ष पहले क्या मूल्य था। अच्छा देखिए, ये क्यूब है तो क्यूब वाला तो आंसर होगा, ये तो फिक्स है। और यहाँ पे ये बी आंसर हुआ। और क्यों बी आंसर हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10% कमी होने का मतलब कि 10 था तो बन कितना गया? 9। 10% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/10। इसका मतलब अगर 10 था तो एक कम हो गया, यानी कि 10 से कितना बन गया? 9। और ये चूंकि 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, यानी कि 3 साल बाद ऐसा कंडीशन आया है कि 729 रुपया हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 साल का बात है तो क्यूब कर देते हैं, या 3 बार आप गुना भी कर सकते हैं। अब देखो ये बनेगा कितना? 729, जिसका वैल्यू भी सवाल में 729 ही दे रखा है। अगर 729 की वैल्यू 729 है, इसका मतलब ये हमारा 1000 आ रहा है, और 1000 का मतलब भी 1000 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखते बोल दिया कि जब इसका क्यूब दे दिया है तो इधर भी 10 का क्यूब ही आएगा, यानी कि 1000 डायरेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखिए अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हो गई, तो प्याज की कीमत उतना ही रखने के लिए उसको कितना परसेंट कम करना होगा। कई सारे तरीके चलते हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो आप ये समझ लो, 50% का मतलब होता है 1/2। और ये वृद्धि है तो हम प्लस लिख देंगे, और इसको इंटरचेंज करके क्या लिखेंगे? 1 ये प्लस है तो आप ऊपर वाला लिख दो 3। और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%।
क्या किया मैंने, आप इजीली समझ जाओगे। देखो 50% वृद्धि थी, 50% का मतलब 50/100 यानी कि 1/2, और 1/2 वृद्धि है तो उसको हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि वो वृद्धि थी तो 1/2 को मैं +1 लिखूंगा कि 2 था तो उसमें 1 बढ़ जाना है, यानी कि 1/3 आ गया। और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33.1/3%, और यही इसका आंसर था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि चलो 100 था तो वृद्धि होकर वो कितना बन गया 150, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है। अब वापस 100 पे लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 50 कम करना पड़ेगा। और किससे करना पड़ेगा, 150 से, तो नीचे 150 और गुना में 100। अभी भी ये 50 थी या 150, और 100/3 का मतलब 33 सही, और 1/3%, अभी भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये इजी है, लेकिन इजी में भी जो सबसे ज़्यादा इजी हो वो आपको यूज करना है, क्योंकि इजी सवालों में ही हम समय बचा पाते हैं। मुश्किल सवालों में या कैलकुलेटिव सवालों में तो आप समय बचाओगे नहीं, ये नहीं, और समय बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आप गलत भी करके आ जाओ। तो इसीलिए जो इजी सवाल है उसी में हम लोग उसको और इजी करने की कोशिश करते हैं, पेन फ्री बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें हम लोग सवाल को जल्दी से जल्दी बनाकर और समय बचा पाएँ। देखिए भाई, अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया, और शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, और उसके बाद 120 रुपया दान कर दिया। तो आपको बताना है कि यदि उसके पास अभी 1400 रुपये शेष बचे हो तो परिवहन पर उसने कितना खर्च किया। आसान सवाल है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हम मान लेते हैं कि अगर उसके पास 100 रुपये थे, तो आप बोलोगे कि 20% उसने खर्च कर दिया किस चीज़ पर, 20% खर्च कर दिया वस्तुओं को खरीदने पर, यानी कि उसके पास अब कितना रह गया, 80 रह गया। अब 80 में से कह रहा है कि 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, 80 का 5% खर्च करेगा, 80 का 5% कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि 10% का मतलब होता है एक जीरो खत्म, अगर एक जीरो हटा दोगे तो 10% का मतलब 8 हो गया, और अगर 10% 8 है तो 5% का मतलब उसका आधा यानी कि 4। ठीक है, तो 5% का मतलब हम 80 में से 4 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 76, और जो 76 है ये किसके बराबर होगा। देखो ये परसेंटेज में अभी हमारे पास 76 है, ये जो 76 है ये एक्चुअली में परसेंटेज में है, क्योंकि हम 100 से काउंट करते आ रहे हैं। अभी आप यहाँ से एक बात सोचो कि अगर ये 76 है हमारे पास रिमेनिंग, लेकिन 76 में से भी उसने 120 रुपया दान कर दिया था, तब उसके पास 1400 बचे थे। यानी कि अगर हमें 76 तक ही बचा हुआ मूल्य बताना है तो हम ये कहेंगे इसका मतलब कि अभी वो 120 दान नहीं किया है। और अगर 120 दान नहीं किया गया है इसका मतलब कि 1400 और ये 120 उसके पास बच कितना गया, तो आप बोलेंगे कि 14 और 1 1520 रुपया उसके पास बचा है। और अगर 76 का मतलब 1520 है, यानी कि 1 का मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। और हमसे पूछ रहा था कि क्या पूछा था, परिवहन पर किया गया खर्च कितना है, और परिवहन पर 5% खर्च किया था यानी कि 4। अब 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौके 80 हो जाएगी, और 80 हमारे सवाल का जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। मैंने क्या किया आपको और एक बार समझा देता हूँ, आप देख लो। मैंने बोला कि टोटल हम 100 मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपया था, ताकि परसेंटेज निकालना ईजी रहे। उसके बाद 20% उसने खर्च कर दिया किसी वस्तु को खरीदने पर, तो चलो 20% खर्च करने के बाद उसके पास 80 बच गया। इसमें से भी 5% उसने खर्च कर दिया किस चीज़ पर, परिवहन पर, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर। तो अगर 5% खर्च कर दिया तो 80 का 5% बनता है 4। अब देखो अगर 80 में से मैं 4 घटा देता हूँ तो हमारे पास 76 बचता है, और ये जो 76 है ये किसके बराबर होगा। अब देखो हम ये कहते हैं कि हमारे पास अभी 76 बचा है, अगर इसमें से 120 रुपया हम दान कर देते तब जाके हमारे पास बचता 1400। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, सवाल में यही तो लिखा है कि 76 के बाद 120 रुपया दान कर देता है तब उसके पास 1400 बचता है। अब बताओ इसका मतलब केवल मैं 76 की वैल्यू पूछूं तो आप बोलें कि 120 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 1520 आ जाएगा। बस यही काम किया है मैंने, यहाँ से ये 20 बार में कट गया। अब 1 की वैल्यू अगर 20 आ गई तो 4 की वैल्यू हमें बतानी थी, वो 80 आ गई, और 80 इस सवाल का आंसर था। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि जितने भी टोटल कैंडिडेट थे उनका 52% जो नंबर आया उतने कैंडिडेट इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। फिर 42% गणित में फेल हो गए, और 17% जो थे वो दोनों में फेल हो गए। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो देखिए ऐसे कंडीशन में हम इजीली कर सकते हैं कि टोटल मिला करके वो पास लोगों का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप टोटल फेल को भी निकाल सकते हैं, जैसे आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये वाला कंडीशन पढ़े होंगे कि ए यूनियन बी जो होता है ये होता है नंबर ऑफ ए फिर प्लस नंबर ऑफ बी, और माइनस में होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये पढ़े होंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप वेन डायग्राम लगा लें। ऐसे अभी आप निकालोगे तो लास्ट में हमें फेल मिलेगा, और फेल मिलेगा तो उसको आप 100 में से जब घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्त,
पास मिल जाएगा। आप अभी क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं कि नंबर ऑफ ए का मतलब मान लेते हैं इंग्लिश में फेल यानी कि 52, फिर दूसरे विषय में फेल कितना है तो आप बोलेंगे 42, और फाइनली दोनों में फेल कितना है तो 17। अब ये आप जोड़ते तो 2 और 2 4 और 5 और 4 9, यानी कि 94 में से 17 घटता, सॉरी हाँ 94 में से 17 घटाना था, तो ये कितना बच जाता है, 14 में से 7 जाएगा 7 और 8 में से जाएगा तो 77, यानी कि 77% लोग टोटली फेल थे। तो पास कितने थे, 100 में से 77 हम घटा देंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। ये जो आया है ये फेल लोगों का नंबर आया है या परसेंटेज आया है, और हमें पास का बताना है। तो पास के लिए हम 100 में से 77 क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब देखिए अगर हम वेन डायग्राम से बनाते तो ज़्यादा ईजी रहता। हम मान लेते कि चलो ये इंग्लिश वालों का ग्रुप है, एक मिनट, हमने बोला कि ये इंग्लिश वालों का ग्रुप है और इधर हम मान लेते हैं कि ये मैथ वालों का ग्रुप है। आपको पता है कि दोनों में मिला करके जो नंबर पास हुआ है, दोनों में मिक्स करके, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो है 17%, जो दोनों में फेल हुए हैं। तो हम ये 17% अंदर रख दिए, जो इंग्लिश के भी फेल लोग हैं और मैथ के भी फेल लोग हैं। और मैथ में ओवरऑल 52% लोग फेल हुए हैं। अब बताओ कि मैथ में ओवरऑल 52% लोग फेल हुए हैं और मैंने 17 लोगों को इधर कर दिया, तो और कितने रह गए, तो 52 में से आप 17 घटाते तो इधर आ जाता 35 है। यानी कि 35% केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं और 17 ऐसे हैं जो इंग्लिश मैथ दोनों में फेल हुए हैं। अभी ऐसे ही आप देखते कि 42% मैथ में थे, उसमें से 17 को मैंने इधर छोड़ दिया, तो बाकी कितने रह गए, तो आप बोलेंगे 25 रह गए, तो इधर मैंने 25 रख दिया। अब ये जो लोग हैं ये टोटल फेल वाले लोग हैं। अब फेल वालों को आप टोटल ऐड कर लो, देख लो कि टोटल फेल कितने हुए। तो आप बोलेंगे कि टोटल अगर फेल लिखना है तो आप सबको जोड़ लो, तो सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 77। सबको जोड़ के कितना मिल जाएगा दोस्त, 77% मिल जाएगा। और फिर वही काम करेंगे कि अगर 77 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, 100 में से 77 को हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 77 यानी कि 23, और 23 अपना आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अब ये सवाल है अगला अपने पास कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप बताओ, देखो 2 उम्मीदवार थे, एक को अगर 40 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 60, यानी कि कितना ज़्यादा मिल गया, 20 ज़्यादा मिल गया। लेकिन सवाल में 298 है, अगर 20 298 है तो 10 कितना होगा, 10 होगा इसका आधा, यानी कि 14 दूना 28 और 9 दूना 18, ये आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। देखो मैंने कैसे इजीली बोल दिया, आप सीधा सीधा देखो कि 2 उम्मीदवार थे, एक को अगर 40% मिला हारने वाले को, तो जीतने वाले को 60% मिला होगा। अब देखो ये कितना से हारा है, 20% से हारा है, लेकिन सवाल में कितना से हारा था, 20% ही तो इसको कम मिला है, 60 वाले से 40 वाले को 20 कम मिला है, लेकिन सवाल के हिसाब से 298 कम मिला है। अब यहाँ से हम बोलते हैं कि 10% का मतलब ये आधा हो जाएगा, तो ये 149 हो जाएगा। और हमें बताना था कि टोटल मतों की संख्या कितनी है, तो 100% टोटल होती है, तो हम यहाँ पर 0 0 1 1 चिपका देते, बस 1490 टोटल आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे 7 नंबर में। देखिए इसमें आपसे बोला गया है कि एक संख्या को 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 बन जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी है। काफ़ी आसान है, आप 22.5 को पहले फ्रैक्शन में लिखो कि ये कितना होगा, तो आपको पता होगा, या फिर आप सीधा सीधा ही समझ लो, 22.5 का मतलब है कितना, 9/49, 9/40। एक मिनट यार लिख ही लेते हैं, चलो गलती बोल दिए। देखो 22 दूना 44 और एक ये 45/2 है एक्चुअली में, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब ये 9×5 = 45 और ये कितना बार में जाएगा, 4×20, यानी कि 4/9 है। इसका मतलब 22 सही 1/2% का फ्रैक्शनल जो वैल्यू है वो है 4/9। इसका मतलब कि नंबर अगर 9 है तो उसमें 4 की वृद्धि होगी। अब बताओ अगर 9 में 4 की वृद्धि हो जाएगी, अच्छा सॉरी नीचे 40 है ना और ऊपर 9 है, क्या कितना आया है हमारा, 9/40 आया है। इसका मतलब कि नंबर अगर 40 है तो 9 की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो अगर नंबर 40 है तो 9 की वृद्धि होकर बनेगा कितना, तो आप बोलेंगे 49 बनेगा। और अगर 49 की वैल्यू सवाल में 98 है तो आप बोलेंगे कि ये डबल है, तो 40 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, डबल, यानी कि 80। अब देखो हम इतना नहीं भी करते, हम यहीं से ये समझ लेते हैं कि नीचे वाला वैल्यू 40 आता है, यानी कि नंबर जो होगा वो 40 का मल्टीपल होगा। तो यहीं से भी हम देख सकते थे कि 40 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन सी। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते थे कि सी उत्तर होगा। देखो क्या किया मैंने, 22.5% का मतलब निकल के आया कि ये है 9/40। अब हमेशा नीचे वाले को नंबर मानते हैं और ये जितनी की वृद्धि हुई है वो वृद्धि हो जाता है। तो हम यहीं से कहते हैं कि अगर नंबर निकालना है तो वो 40 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और 40 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था सी, तो इसलिए हम सी लगा लेते। बाकी बनाना होता तो 40 में अगर हम 9 बढ़ाते तो ये 49 बन जाता, जिसका मान सवाल में दिया है 98, यानी कि डबल, तो 40 का मान भी डबल होगा, यानी कि 80। देखिए इस सवाल में आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले,
और ऐसे में यदि डी को 500 में से 332 अंक मिले हैं, सॉरी 320 अंक मिले हैं, तो ए को कितने अंक मिले। तो देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है। आप चाहें तो डी से शुरू करके और लास्ट में ए तक आ सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, आपको ढंग का नहीं लगेगा वैसे, इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको रेशियो पे ले जाके दिखाता हूँ इसको। तो आप बोलें कि ए रेशियो बी अगर लिखने जाएंगे तो कितना लिखेंगे। देखिए ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि बी को अगर 4 मिला तो ए को कितना मिला दोस्त 5। आप सीधी सी बात समझो, 25% अधिक मिलने का मतलब है +1/4, यानी कि बी को अगर 4 मिला होगा तो ए को उससे 1 ज़्यादा मिला, यानी कि 5 मिला। तो यही बात मैंने यहाँ पे रेशियो में लिख दिया। और अभी भी नीचे फिर वापस हम बी सी की रेशियो लिखेंगे। बी सी में आपको पता है कि बी सी में क्या हुआ है कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला है। 10% कम मिलने का मतलब क्या हुआ, बी को सी से 10% कम, यानी कि सी अगर 10 है तो बी कितना होगा 9 होगा। सीधा सा बात है। कैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है, और 1/10 का मतलब कि अगर सी को 10 मिला है तो बी को उससे 1 कम मिलेगा। अब फिर सी डी में 25% अधिक मिला है, यानी कि वापस हम वही बात लिखेंगे सी डी में कि ये 4 है तो ये कितना होगा दोस्त 5 होगा। अब देखो यहाँ से अगर कटने लायक है कुछ तो कटा दो आप, 5 दूना 10 हम कटा सकते हैं। अब कटने के बाद देखो राइट साइड में हमारे पास बचा 4 दूना 8 चौके 32, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 32 बच गया और यहाँ पे बच गया 9 पचे 45। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि हमें ए की वैल्यू बतानी थी, तो 45 से कटेगा और 45 से कटने वाला एक ऑप्शन है हमारे पास बी, तो बी आंसर हो गया। या फिर आप ले भी सकते हैं, आगे लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू हमें 320 दे रखी है, लेकिन डी की वैल्यू हमारे पास 32 आई है। देखो अगर 32 का मान ही 320 है, इसका मतलब क्या हुआ है कि केवल एक जीरो चिपका हुआ है एक्स्ट्रा। तो हमारे पास जो 45 आया है इस पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी कि 45 और जीरो यानी कि 450 अपना आंसर होगा। आसान सवाल था। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। उनमें से उनका जो उत्तीर्णता प्रतिशत था वो पहले वालों का था, पहले ग्रुप का 100%, दूसरे का 90% और तीसरे का 80%। आपको बताना है कि उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत क्या होगा। तो ये एक तरह से ग्रुप एवरेज हो गया, और ग्रुप एवरेज कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे, या फिर वेटेड एवरेज आपने पढ़ा होगा। तो आप वैसे कर सकते हैं या डायरेक्ट परसेंटेज भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज लेना चाहते हैं तो बताइए 40 लोगों में से 100% लोग पास हो गए, यानी कि 40 के 40 लोग पास हो गए। अगले में थे 50 लोग जिसमें से 90% लोग पास हुए। 50 का 90% कितना हो जाएगा 9 पचे 45, यानी कि 45 लोग पास हुए। 60 का 80% यानी कि 8 छक 48, 48 लोग पास हो गए। और बाई टोटल हम लिखेंगे तो टोटल आप जोड़ लो, 40 और 50 90 और 6 कितना हो गया 150 लोग टोटल थे, और गुना में 100 100% लाने के लिए। अब ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और ये 3 पचे 15 और ये 2 पचे 10, इनको गुना कर लेते हैं कितना आएगा। तो ये अभी पहले जोड़ेंगे तो ये 4 तियाँ 12 और 8 5 13, यानी कि 133 आ जाएगा। तो 133 गुना हो गया 266, 266 और बटे में 3, तो ये आएगा 3 अट्ठे 24 और फिर से 3 अट्ठे 24, यानी कि 88 से शुरू होगा और 2/3, यानी कि अपना पहला ऑप्शन जो है वो सही है। आसान सवाल था, थोड़ा भी मुश्किल नहीं था इसमें। अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। आसान सा बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2 बार चेंजिंग आएगा, और 2 बार चेंजिंग को हम कितना लिखते हैं 50 के फॉर्म में 125%। आपको ये पता होगा जैसे 50 बढ़ा फिर 50 बढ़ा और प्लस 50 गुणा में 50, ऐसे हम लिखते हैं, और बटा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 50 100 और ये 25 कितना हो जाएगा 125। तो 125% अपना आंसर होगा यहाँ पे। देखिए अगला सवाल है हमारे पास कि यदि एक घन की प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ेगा। आयतन मतलब 3 बार चेंजिंग होता है, आपको भी पता है। भुजा क्यूब होता है घन में आयतन का मतलब, यानी कि एक बार भुजा को अगर आप 10% बढ़ाते हैं तो एक्चुअली में ये 3 बार बढ़ेगा, 10 10 और 10। और 10 का 3 बार में इफेक्टिव रेट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर इफेक्टिव रेट आप जो भी पढ़े हो वो होता है 33.1%। अगर आपने CI पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा 33.1। अगर आपको नहीं याद है तो फिर क्या ही कहना है, इतना तो याद होना चाहिए कि 10% का 3 बार इफेक्टिव निकालने पर कितना आता है 33.1% आता है। अब ऐसे अगर आपको नहीं निकालने आता है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे करके कि चलो हमने लिख दिया कि टोटल 100 था और 100 में एक बार 10 का इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 11/10 फिर से, या 110/100 लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 110/100 3 बार, क्योंकि 3 बार 10% आपको बढ़ाना है। 3 बार क्यों, क्योंकि ये आयतन है तो 3 बार इसमें चेंजिंग आएगा। अब ये 100 से आप 100 कटा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और बटे में 10, और 10 से अगर आप इसको भाग करोगे तो ये 133.1 आ गया। अब यहाँ 100 था, ये 133.1 हो गया, तो कितना बढ़ गया दोस्त 33.1 बढ़ गया, और यही अपना आंसर था। फिलहाल ये चीज़ आपको याद होना चाहिए
इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी इस सवाल में, अगर आपको याद होता तो। देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसमें सवाल में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो आपको बताना है कि वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी होगी। आसान सा सवाल है, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो आसान लग रहा है फिलहाल मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो 21% कमी होने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये, अगर पहले जितना आप 100 रुपये में खरीदते थे उसमें से 21 रुपये अब बच जाएंगे, क्योंकि उतना ही वस्तु अब आप 21 रुपये कम में ही खरीद पाएंगे, क्योंकि दाम 21 रुपये % कम हो गया है। मान लो 100 रुपये में आप कोई चीज़ अगर 8 केजी खरीदते थे पहले, लेकिन अभी दाम 21% कम हो गया, यानी कि 100 के बदले में अब 8 ही केजी आप खरीद सकते हैं। कितने में? 21 रुपये कम में, यानी कि 79 में। ये बात समझते हैं कि नहीं? अब इसका मतलब कि यहाँ पे जो 21 रुपया हमारा छूट मिला, उसी 21 रुपया में हम जो एक्स्ट्रा खरीदते हैं वो खरीदते हैं। यानी कि सीधा सीधा बात आप यहाँ से ये समझोगे कि अगर 100 में से 21% का छूट मिला है, कम हो गया है दाम, इसका मतलब कि पहले जितना हम वस्तु खरीदते थे वो अब 21 कम रुपए में ही खरीद लेंगे, यानी कि 79 रुपये में ही खरीद लेंगे। और फिर हमारे पास 21 रुपया अभी बच जाएगा, क्योंकि 21 रुपये की कमी हुई है, 21% की कमी हुई है। अब वो जो 21 रुपया हमारे पास बचेगा, उसी 21 रुपया में हमने 3 केजी अधिक खरीद लिया। यानी कि 3 केजी अगर हमने खरीदा कितने में दोस्त? 21 रुपये में, तो 1 केजी कितने में खरीदा होगा? तो आप बोलेंगे 7 रुपये में खरीदा होगा, और यही 7 इसका आंसर है। तो इस सवाल में लिखने का तो ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। बाकी रेशियो भी आप लगा सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन ये ज़्यादा आसान है फिलहाल के लिए इस टाइम पे। अगला सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 230 का 30% बन जाए। तो यहाँ भी आप डायरेक्टली यहाँ से ही देख लो पहले कि 320 का 10% क्या है, तो आप बोलोगे 32, और 230 का 30% कितना होगा? तो आप बोलोगे 23 या 69, 69। अब बताओ 32 में क्या जोड़े कि 69 आ जाएगा। तो अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो आप 9 में से 2 घटा दो तो 7 आएगा, यानी कि कम से कम इकाई अंक में तो 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी लास्ट का अंक 9 मिलेगा। और इकाई अंक 7 हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन ए। आप पूरा देख भी सकते हैं कि 32 में अगर हम 37 जोड़ेंगे तभी जाकर 69 बनेगा। तो ये आसान था, मैंने ऑप्शन से काम कर दिया। देखो मैंने क्या किया कि 320 का 10%, इसमें क्या जोड़ें कि वो 230 का 30% बन जाए। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आप 230 का 30% देखो 23 या 69 हो जाएगा, और 320 का 10% देखो ये हो जाएगा 32। अब 32 में हम क्या जोड़ें कि 69 बन जाए, तो 69 में से 32 घटा दो, 37 जोड़ेंगे तो 69 बनेगा, और 37 अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ आपको दिया गया है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। यानी कि इस साल अगर 10% की वृद्धि हुई तो अगले साल क्या हो जाएगी? 10% की कमी, फिर उसके अगले साल 10% की वृद्धि, फिर उसके अगले साल 10% की कमी। तो ये आपको अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। यहाँ पर अल्टरनेट ईयर में 10% का इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब आपसे बोल रहा है कि यदि वर्ष 2000 में वृद्धि हुई हो तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई, यानी कि कितनी % की वृद्धि या कमी हुई, जैसा कि ऑप्शन लिखा गया है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं दोस्त, ऐसे में देखो पहले तो कि 2000 से 2003 तक का यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। यानी कि 2000 से 2003 3 साल का बात है, तो 3 साल का बात है तो हम यहाँ पे 1000 ले लेते हैं। 100 भी मान के आप % चेंज देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आने का चांस है, इसीलिए मैं 1000 मान ले रहा हूँ। चलो नीचे से लिखते हैं। देखो मान लेते हैं कि अगर वर्ष 2000 में वो कितना था, वर्ष 2000 में हमने मान लिया कि जो जनसंख्या था वो कितना था, या फिर संख्या था जो छात्रों का वो 1000 था। तो अगले साल क्या हुआ होगा? 10% का वृद्धि, शुरू में बोल रहा है कि वृद्धि हुआ था, तो 1000 में 10% का अगर आप वृद्धि करते हैं तो ये कितना बन जाएगा दोस्त? 1100 बन जाएगा, क्योंकि 1000 का 10% कितना हुआ? 100। अब अगला बार फिर से 10% की कमी होगा। अगर 10% की आप कमी करते हैं तो इसका 10% कितना हो गया? 1 जीरो कम, यानी कि 110 हो गया। और अगर आप 1100 में से 110 घटाओगे तो 9 से 90 मिल जाएगा। अब ये 2 साल का बात था, देखो ये 2000 था, ये 2001, ये 2002। अब 2003 में क्या होगा? अगले साल वापस 10% वृद्धि होगा। तो आप 10% अगर बढ़ाते हैं इसका, तो इसका 10% 99 हो गया। और अगर 99 आप जोड़ते हैं, 10% मतलब लास्ट से 1 जीरो खत्म, ठीक है। अगर 1 जीरो आप 9 से 90 में से खत्म करेंगे तो 10% का मतलब आ जाएगा 99। और अगर 9 से 90 में 99 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1089, इतना बनेगा। अब यहाँ से आप देखो इजिली 1000 था और ये बन गया 1089, तो कितना % की वृद्धि हो गया? 8.9% का
वृद्धि हो गया। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे सीधा सीधा तो 89% का वृद्धि दिखेगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि पहला वाला आंसर है 89% वृद्धि। 100 पर 89 है, सॉरी 1000 पर 89 है, यानी कि 100 पर ये 8.9 ही बनेगा, 8.9% का वृद्धि होगा। फिलहाल पॉइंट गया भाड़ में, पॉइंट तो बाद में देखते। अब सारे ऑप्शन में अगर पॉइंट एक ही जगह पर फिक्स है तो पॉइंट नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बस अपना डिजिट इसमें मैच कर लो बस, और कुछ नहीं। देखें, इस सवाल में आपको दिया गया है कि यदि ए का 60%, बी का 30% है और बी जो है वो सी का 40% है और सी जो है वो ए का x% है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको बतानी है। तो ऐसे सवाल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट से आपको शुरू कर लेना है। यहाँ तो x ही है तो हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल जहाँ पे लास्ट वैल्यू है वहाँ से शुरू करते हैं। b जो है वो c का 40% है। अब बताओ कि अगर मैं c को 100 ले लूँ तो b कितना आ जाएगा, b c का 40% है, यानी कि 100 का 40%, ये 40 ही आ जाएगा। अब b अगर 40 है, मान लो यहाँ से b 40 है, तो ये कह रहा है, अब b देखो पहले यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं ए बी का। इससे अगर आप रेशियो निकालते हैं तो ये परसेंट और जीरो से परसेंट और जीरो कट जाएगा और ये 3 दूना 6, यानी कि a का डबल जो है वो b के बराबर है। यहाँ से ये बात हमें पता चल गई। अब b अगर 40 है, इसका मतलब b को अगर आप 40 रखते हैं तो a कितना आ जाएगा। देखो b की जगह पर अगर हम 40 रखेंगे दोस्त तो 2a बराबर 40 हो जाएगा, यानी कि a कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि b जो है वो a के डबल के बराबर है, यानी कि a का डबल b के बराबर है 40 के, तो a कितना हो गया, 20 के। अब यहाँ से यही बात आपको बताना है कि c का मतलब कौन दोस्त, 100, c का मतलब 100 था, और बराबर a का मतलब कौन, 20 का x%, यानी कि x/100, और यहाँ से आपको x का मतलब निकालना है। तो ये आप देख रहे हैं कि 20 25 100 और x का मतलब कितना आ गया दोस्त, 500। तो 500 अपना आंसर है, और ऐसा इजीली आप काम कर सकते हैं लास्ट से शुरू में आकर के। देखें भाई, इस सवाल में आपको बोला गया है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% फीमेल्स हैं, यानी कि महिलाएं हैं, और 70% महिला स्टाफ, साथ ही साथ 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। यानी कि पूरे कार्यालय में 40% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है, और पूरी महिलाओं की संख्या का 70% महिला स्टाफ, और पूरे पुरुषों की संख्या का 50%, यानी कि आधा पुरुष स्टाफ विवाहित है, मैरिड है। तो आपको बताना है कि कार्यालय में अविवाहित यानी कि अनमैरिड स्टाफ्स का परसेंटेज क्या है। काफ़ी आसान है, हम यहाँ पे एलिगेशन ही लगा लेते हैं, वही बेहतर रहेगा। देखो, महिलाओं में 70% विवाहित है, हमें फिलहाल अविवाहित बताना है। तो 70% अगर विवाहित है तो अविवाहित कितनी हो गई, 30। पुरुषों में 50 अगर अविवाहित हैं या विवाहित हैं तो 50 ही अविवाहित के लिए बचेंगे। और बीच का हमें फाइनली बताना है कि पूरे स्टाफ में क्या होगा। और नीचे का तो देखो अब कोई बात ही नहीं रह गया। यहाँ से हम ये तो समझ पाए कि जो बीच वाला ये वैल्यू होता है वो 30 और 50 के बीच का होता है, और हमारे ऑप्शन में 30 और 50 के बीच का एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी, यानी कि 42। तो 42 अपना आंसर है। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ऑप्शन दिया है। अब रह गया बात कि अगर ऑप्शन ज़्यादा होता तो हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो, ये फीमेल्स वाला था 30%, क्योंकि उसमें 70% विवाहित थे। तो हम नीचे फीमेल का संख्या लिख देंगे और यहाँ पे नीचे किसका संख्या लिख देंगे, मेल का। अब फीमेल कितनी है, देखो 40% महिलाएं हैं तो यहाँ पे 40 आ गया, और 50% महिलाएं हैं तो यहाँ 50। अब बाकी काम आप सॉल्व कर सकते थे, इसको हम कटा लेंगे, और ये 5 4 9, नीचे का अंतर ऊपर के योग के, सॉरी नीचे का योग जो होता है ऊपर के अंतर के बराबर होता है, और ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, यहाँ है कि जल के कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन खपत में 20% की ही कमी हो गई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी बताना है। देखो, एक बार 20% की कमी और एक बार 20% की वृद्धि, तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर और बटा में 100, ये आपने पढ़ा होगा। और ये हमेशा कमी होता है, तो ये एक्चुअली में बन जाएगा 400 और बटा में 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4% की कमी। तो 4% की कमी यानी कि 4% डिक्रीज, ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, ये इजी सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा सवाल मैंने आपको अभी बताया था पीछे, जिसमें ये बताया था कि जो 50% कोई चीज़ बढ़ गया था तो वापस वहीं पर लाने में कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। यहाँ भी वही बात है, 20% बढ़ा दिया जाए किसी संख्या को तो मूल संख्या तक वापस लाने में बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। अब देखो, 20% का मतलब होता है 1/5, और ये बढ़ाया गया है तो प्लस में मैं लिख दूंगा 1/6। अब बताओ कि 1/6 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 सही, 2/3% होता है 1/6 का मतलब, और ऑप्शन सी जो है वो अपना सही आंसर है। इजीली हम ये बात कह पाएंगे। नहीं तो आप वैसे ही कर सकते थे, जैसे मैंने पीछे बताया था, आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे और अगले सवाल में आते हैं। देखें, इस सवाल में आपको दिया गया है कि किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई,
शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी और बीमारी से मर गई, अब गांव में इतनी शेष बकरियां रह गई, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में कितनी बकरियां थी। तो ये आसान है, आप सीधा सीधा परसेंटेज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 बकरी थे अगर, तो 12% इसमें बाढ़ में बह गए, यानी कि बच गए 88। इसमें से 5% और बीमारी से मर गई, इसका 5% कितना होगा 4.4। 10% का मतलब एक डेसिमल लास्ट से आप बैठाएंगे तो 8.8 होगा 10%, तो 5% उसका हाफ होगा यानी कि 4.4। 88 में से 4.4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, पहले तो 4 घटा लेते हैं तो 84, और उसमें से फिर 0.4 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 83.6। लेकिन सवाल में कितना बचा है भाई, सवाल में 8360 बकरियां बची है, यानी कि इसका मतलब है 8360। इसका मतलब दिया है 8360, तो एक का मतलब कितना हो गया, देखो पॉइंट हटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, और एक का मतलब 100 हो गया, और हमें टोटल बताना है, यानी कि 100 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 का मतलब हो जाएगा 10,000, और 10,000 का मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान सा सवाल था, सीधा सीधा हम परसेंटेज अप्लाई करते गए और कोई बात ही नहीं था इसमें। देखें भाई, इस सवाल में आपको बोला गया है कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% प्राप्त किया, और दूसरे विषय में 700 अंकों में से उसने 80% अंक प्राप्त किए। तो आपको बताना है दोनों विषयों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो परसेंटेज क्या होगा एक साथ। फिर से वही बात है, आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, या फिर परसेंटेज ही निकाल सकते हैं। देखो, अगर वेटेड एवरेज आपको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आप रेशियो ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 7 का हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 72 गुना में 9, यहाँ पे 72 इंटू में 9, और प्लस में 80 गुना में 7, तो मैं लिखूंगा 80 और गुना में 7 और बटा में ये 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 16। ठीक है, रेशियो लेकर के मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, अपने पास ऑप्शन तो फिलहाल नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितना आता है। तो ये गुना कर लेते हैं ऊपर, तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63 और 1 64, यानी कि ये आ गया 648, और ये 8 सत्ते 56 560, और बटे में ये कितना आ गया 16। अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1208 और बटे में 16, यानी कि ये आ जाएगा 16 सत्ते 112, और फिर 16 85, ये 75.5% आ रहा है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो, ए में यानी कि पहले विषय में उसे 72% मिला, दूसरे विषय में 80% मिला, और ओवरऑल फाइनल हमें बताना है कि कितना होगा। और जो यहाँ पे नंबर है टोटल, वो 72% के टाइम पर नंबर था 900, और 80% के टाइम पर था 700, यानी कि रेशियो कितना आ गया 9 और 7 का, 900 और 700 का रेशियो आ गया 9 7। अब देखो नीचे का योगफल यानी कि 9 7 16 ऊपर के अंतर के बराबर होता है, तो 80 में से 72 घटाओगे तो 8 के, अगर 16 8 के बराबर है यानी कि एक किसके बराबर है 0.5 के, और अगर एक 0.5 के बराबर है दोस्त, तो आप यहाँ से कह सकते हो 7 किसके बराबर होगा, 7 पचे 35 यानी कि 3.5 के। तो ये बीच वाला वैल्यू जो होगा वो होगा 72 और प्लस ये 3.5 यानी कि 72 और 3, ये हो जाएगा 75.5, और ऐसे भी आप 75.5 निकाल सकते थे। तो हम ऐसे एलिगेशन लगा के भी काम कर सकते थे। आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई, इस सवाल में आपको बोला गया है कि किसी सेना के 10% जवान शहीद हो गए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, और शेष जो बचे उसका 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में जो एक्टिव जवान बचे, सक्रिय जवान बचे, वो बचे 7,29,000। तो आपको बताना है कि बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। काफ़ी आसान सा सवाल है, और ऐसा सवाल मैंने एक पीछे करा दिया। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये 9 का क्यूब है, तो आंसर में ही 1000 का क्यूब आएगा, और यहाँ 3 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 3 जीरो 1000 पर एक्स्ट्रा भी होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। जब एक ही 1000 पर एक्स्ट्रा आना है तो बाकी अंक तो आने ही नहीं है, बाकी कोई डिजिट आ नहीं सकता, 1000 पर 3 जीरो एक्स्ट्रा। अब रह गया बनाने का बात, तो 10% 3 बार कमी हुआ है। अगर 10% 3 बार कमी हुआ है तो 10% कमी का मतलब 10 से कितना हो जाना, 9 हो जाना। लेकिन ये 3 बार कमी हुआ है तो हम क्यूब कर लेंगे, ऐसा मैंने पीछे सवाल बताया भी था। अब ये बन गया आपका 729, जिसका वैल्यू सवाल में दिया गया है 729, और इस पर 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो एक्स्ट्रा चिपका हुआ है। तो इधर भी हम ये बोलेंगे कि ये 1000 है, लेकिन 3 जीरो एक्स्ट्रा चिपकाने की ज़रूरत है, और यही अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक लड़का प्रश्न 1/5 और 1/4 और 1/5 के योग को एक में से घटाएं और उत्तर दशमलव में, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है। बोल रहा है कि ये बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट द सम 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज 0.45 द परसेंटेज ऑफ एरर इन हिज आंसर हैज। देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि एक लड़का को सवाल दिया गया भाई कि एक में से यूनिटी मतलब इकाई में से आप घटा दो किसको, 1/4 को और 1/5 को,
और घटाने के बाद जो आंसर आया उसे डेसिमल में लिख दो। तो उसने डेसिमल में आंसर ला के लिखा 0.45। तो आपको बताना है कि उसका परसेंटेज एरर क्या है, यानी कि उसने कितना परसेंट की उसने गलती करी। तो ईजी है, देखो एक तो कि आप इसे कर सकते हैं किस फॉर्म में, डायरेक्ट इस फ्रैक्शन के फॉर्म में ही कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में आंसर लाना है तो हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे देखो यूनिटी का मतलब या एक का मतलब हुआ 100%। तो उसको बोला क्या गया कि 100% में से कितना घटा दो 1/4 यानी कि 25%, और घटा दो कितना 1/5 यानी कि 20%। 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, यानी कि ओवरऑल ये हो गया 45% घटाने को बोला गया 100 में से, यानी कि 55% बचना चाहिए था। लेकिन उसके पास बचा कितना 45%। 0.45 को 45% कह सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो ये बन गया 45%। अब बताओ कि लाना था 55 लेकिन ला दिया 45, तो कितना कम ला दिया, तो आप बोलेंगे कि 10 कम ला दिया, किससे 55 से, और गुना में 100, यही अपना परसेंटेज एरर है। ये 11×55 और ये 2×10 यानी कि आ गया 500 और बटे में कुछ गलत हो गया क्या, अच्छा 200 ना, ऊपर ऊपर 2 बचा है ना, ये 200 और बटे में 11 आ गया, 200 बटे में 11%, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल था, कुछ बड़ी बात नहीं थी इसमें, बिना लिखे भी बात चल सकता था। मैंने ये बोला है कि जो टोटल वैल्यू है, यूनिटी वैल्यू या एक, अगर एक को ही हम बोलें कि अगर चलो एक में से ही घटाना था तो एक का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 100, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100% बन जाएगा। 100% में से 1/4 घटाया गया, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, फिर 1/5 यानी कि फिर से 20% घटाया गया, ओवरऑल 45% घटाया गया, तो बच गया 55%। लेकिन उसका वैल्यू कितना आया है 45% किया है, यानी कि 10 कम आया है 55 से। तो 55 से 10 कम होने का मतलब कितना परसेंट हुआ जी, 10 और बटे में 55 और गुना में 100, तो ये कितना बन गया 200 बटे में 11%। देखिए अगले सवाल में आपसे बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबी किसी लाइन को गलती से माप लिया गया 1.15, तो परसेंटेज एरर कितना हुआ। तो आप एक तो कि इसको पहले कटा के चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट देख सकते हो आप कितना परसेंट का यहाँ पर एरर है। डायरेक्टली निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए कि कितना यहाँ पर ज़्यादा पढ़ा गया है, तो आप बोलेंगे 0.5 ज़्यादा पढ़ दिया गया है, किससे 0.05, सॉरी 0.5 नहीं होगा, 0.05 होएगा ना, ये 0.05 ज़्यादा हो गया है, किससे 1.5 से, और गुणा में 100। अब बस इसको कटा लो आप, तो आप बोलोगे कि इस दोनों पॉइंट से ये कट जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, यानी कि ये हो गया 10×50 और नीचे 3×15, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3%। क्या आंसर हो गया हमारा, सी आंसर हो गया, और ये अपना सही आंसर है। बाकी आप कटा के इसको रेशियो बना के और उसके बाद भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए भाई अगले सवाल में आपसे बोला गया कि एक व्यापारी ने 21,000 से भी ज़्यादा है, 2,10,000 है, के लैपटॉप और फिर 1 लाख, 1 लाख ही है ना, बिल्कुल 1 लाख रुपए की मोबाइल फ़ोन, काफ़ी महंगा मोबाइल फ़ोन है वैसे, और 1.5 लाख का टेलीविज़न सेट आयात किया यानी कि ख़रीदा। और आगे कह रहा है कि लैपटॉप पर वो 10%, फ़ोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी अदा की, यानी कि टैक्स दिया एक तरह का। तो आपको बताना है कि उपयुक्त विवरण के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी यानी कि कितना एक्स्ट्रा टैक्स उसे भुगतान करना पड़ा। आसान सा सवाल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आपको इसका 10% लेना है, इसका 8% और इसका 5% और सबको जोड़ के बता देना है। चलो इजीली निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकालना कौन सी बड़ी बात है। 10% का मतलब लास्ट से एक जीरो कम होता है, तो इसमें से एक जीरो अगर हम कम करेंगे तो ये बच जाएगा 21 पर 3 जीरो, यानी कि 21,000 बच गया। फिर 8% का मतलब, इसका 8% का मतलब कितना हुआ, 8% का मतलब हुआ 1% का मतलब 2 जीरो कम, तो 2 जीरो कम करेंगे तो 1,000, और 8% का मतलब कितना हो गया जी 8,000, और प्लस 5% का मतलब हुआ 10% का आधा, तो 10% मतलब एक जीरो खत्म, तो 15,000 का आधा हो गया कितना 7.5, 7,500 हो गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि लास्ट में 2 जीरो ही बचेगा, बाकी आप जोड़ लीजिए, तो ये 5 और फिर हो गया जीरो, तो कितना आ गया, ये जोड़ेंगे तो ये आ गया 365, यही आएगा ना। आप जोड़ लो, ऐसे पूरा ही जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। 2 जीरो अगर छोड़ दें तो आप बोलोगे कि ये है कितना 20, सॉरी 80, 80 और 75 हो गया 155, और फिर 210 जोड़ लो, तो 155 में अगर 210 जोड़ोगे तो 365 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना सही जवाब है। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो तो आना ही है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखें इस सवाल में क्या दिया है आपको, इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया, और शेष जो राशि बचा उसका 75% भी खर्च कर दिया। अब उसके पास 370 रुपये बच गए, तो कितनी धनराशि थी उसके पास।
सबसे पहले तो आप सोचो 7.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा। तो 7 दूना 14 और एक ये 15/2 है एक्चुअली में, नीचे 100 लिखेंगे। तो 3×5 = 15 और 20×5 100, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 3 और बट्टे में 20 दूना 40, यानी कि 3/40 खर्च कर दिया। अब अच्छा एक बात बताओ कि 40 में से अगर 3 खर्च कर दिया तो बच कितना गया उसके पास? 37 बच गया, यानी कि अगर 40 था तो उसके पास 37 बच गया। और नेक्स्ट में वो 75% खर्च किया है। 75% का मतलब 3/4 होता है, यानी कि 4 में से 3 खर्च कर दिया तो 1 बच गया। ओवरऑल यहाँ 37 से कम 37 बच गया, और यहाँ 4 चौका 16 हो गया 160। और ये 37 की वैल्यू आपको सवाल में 370 दे रखी है, यानी कि एक जीरो चिपका है, तो यहाँ भी एक जीरो चिपक जाएगा और अपना आंसर होगा वो होगा 1600। वापस लिख के मैं बताता हूँ। देखो इसका मतलब था कितना? 3/40। 7.5% का मतलब आया 3/40, और इतना खर्च किया है, इसका मतलब 40 अगर धन था उसके पास तो 3 खर्च कर दिया, यानी कि बच गया 37। वापस 75% खर्च किया है। 75% का मतलब होता है 4/3, सॉरी 3/4। 3/4 का मतलब 4 धन था वापस, तो 3 खर्च कर दिया, तो 4 में से अगर 3 खर्च कर दिया तो 1 बचा। अब ये 37 से कम 37 बच गया, और इधर बच गया अपने पास 160, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखा है खर्च करने के बाद उसके पास बचा है 370, यानी कि यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी एक जीरो एक्स्ट्रा होगा, और 1600 अपना आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल में आपको बोला गया है कि 40% आर द पासिंग मार्क्स, अ स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्स बाई 38 मार्क्स। इसका मतलब है कि 40% अंक पास होने के लिए लाना जरूरी है, जिसमें से छात्र जो है वो 250 अंक लाता है, लेकिन फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब कि अगर 38 अंक और लाया होता तो वो पास हो जाता। सीधा सा बात है, आप समझो कि 250 अंक लाया लेकिन 38 अंक से फेल हो गया। 38 अंक से फेल होने का मतलब कि अगर वह 38 अंक और लाया होता तो वो पास हो जाता। अब बताओ 38 अंक और लाया होता तो कितना लाया होता? तो आप बोलते 250 में 38 जोड़ लो, यानी कि ये बन गया 288, यानी कि 288 अंक चाहिए पास होने के लिए। लेकिन परसेंटेज में कितना चाहिए जी पास होने के लिए? न्यूनतम परसेंटेज में चाहिए 40%। अब 288 अगर 40% है तो हमें बताना है टोटल अंक, यानी कि 100% कितना होगा। तो आप इस 4 से इसको घटा दो, तो ये 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, यानी कि इधर अब एक जीरो बढ़ा तो इधर भी एक जीरो बढ़ेगा, 720 अपना आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको अब जैसे कटा लो, आपके ऊपर है, कटा के आपको 100% की वैल्यू निकाल देनी है और कुछ नहीं। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए भाई, सवाल नंबर 27 में आपको दिया गया है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु और सूर्या की आयु का जो योग है, रवि की आयु और सूर्या की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। इसका मतलब रवि की जो आयु है वो रवि और सूर्या को मिला करके जितना टोटल है उसका 40% है। अब बताना है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। आसान सवाल है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझ लिए कि रवि और प्लस सूर्या, अगर ये दोनों को हम 100% मानते हैं तो आपको दिया गया है कि इसमें से रवि कितना है? 40% है। अब बताओ कि अगर रवि 40% हो गया तो सूर्या कितना बचा है दोस्त? तो सूर्या बचा 60%। लेकिन दोनों में अंतर कितने का है? यहाँ पे दोनों में 20% का अंतर है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 12 साल छोटा है, यानी कि 12 साल का अंतर है। अगर 20% 12 साल के बराबर है तो हमें बताना है किसकी? सूर्या की आयु बतानी है। सूर्या 60% है, तो 20% अगर 12 है तो 60% कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। अब ये 36 साल आ गया आज का उम्र, लेकिन 9 साल बाद का हमें बताना था, तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45, और 45 इस सवाल का आंसर है। आसान सा सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए 28 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन B% ऑफ 20 इज द सेम एज, यानी कि B% ऑफ 20 निकालने पर इन ऑप्शन में से किसके बराबर आएगा। चलो कोई बात नहीं है, इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। आसान सा सवाल है वैसे। 5% ऑफ ए जो दिया है मैं पहले नीचे लिख देता हूँ एक बार। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू में बी, और आगे दिया है। अच्छा देखो, B% ऑफ 20 लिखो या 20% ऑफ बी लिखो, बात बराबर है। परसेंटेज को आप इधर उधर अगर उसको चेंज करते हो, रीअरेंज करते हो, तो उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो B% ऑफ 20 लिखा है, यानी कि 20 लिखा है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ 20% ऑफ बी। इस चीज़ को मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्त कि 20% ऑफ बी। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है? सवाल में पूछ रहा है कि 20 का B% डैश के बराबर होगा। तो चलो निकाल लेते हैं। अगर 20 का B% आपको निकालना है और ए के फॉर्म में आंसर बताना है एक्चुअली में, तो ए देख रहे हैं ऑप्शन में जितना भी है ए के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम वही काम कर लेते हैं। चलो बी के बदले में हम ये वाला वैल्यू रख देते हैं, तो ये 20% को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बी के बदले में मैंने ये वैल्यू रख दिया 5% ऑफ कितना? ए।
तो ये बन गया कितना डायरेक्ट। अब देखो ऑप्शन से आपको मिलाना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको। ये एक्चुअली में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 बचे 100% ऑफ ए बन गया। 100% ऑफ ए का मतलब केवल ए। अब या तो ए का 100% या केवल ए, देख लो किस ऑप्शन में है, आप चेक कर लो यहाँ पे। तो एक ऑप्शन तो पता नहीं किस हिसाब किताब से लिखा हुआ है, कुछ बात क्लियर लग नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में। 50% ऑफ ए बाई 20, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लिखा गया है ना। तो ये 50% ऑफ ए बाई 20 नहीं ना हुआ, 50%। देखो कहाँ पर 1 बन रहा है, आप चेक कर लो जरा। हालांकि ये साफ साफ लिखा होता है अगर, तो क्लियरली समझ में आ जाता है कि कहाँ पर 100% ऑफ ए बन रहा है। यहाँ पर 20% ऑफ ए बाई 2 बिल्कुल भी नहीं होगा। 50% ऑफ ए बाई 2 बिल्कुल नहीं। 20% ऑफ ए बाई 20 ये होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 20% ए बाई 20 का मतलब ये 20 कट जाएगा तो ए परसेंट केवल रह जाएगा, और यही अपना आंसर है और कुछ नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्त। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी है, ये आपको बतानी है। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया दोस्त। इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु से लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, तो बढ़ी हुई आय कितनी है। चलो देखते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा है, हिंदी में तो कुछ खास पता नहीं चला। इसमें ये कह रहा है कि अ मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाई रेट 5 lakhs, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। अच्छा ये बात है। देखो ये कह रहा है कि जब उसकी आय 5 लाख से बढ़ जाती है, तो उसका जो टैक्स है, जो अपने इनकम पर वो टैक्स देता है, वो 12% से कम होकर कितना हो जाता है, 10%। और ऐसे कंडीशन में अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर अगर देना पड़ता है, तो आपको बताना है कि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी थी। कोई बात नहीं, इजीली हैंडल कर लेंगे। देखो करना क्या है, आप ये समझ लो कि अगर पहले उसका इनकम एक्स था, अगर इनकम एक्स था तो कितना आय देता था, 12%, यानी कि एक्स का 12% पे करता था। आज उसका आय 5 लाख बढ़ गया है, यानी कि एक्स प्लस 5 हो गया है, और आज जो वो पे कर रहा है वो 10% पे कर रहा है, यानी कि 10%। और ऐसे में आज का आयकर पुराने वाले से 10,000 रुपये ज़्यादा है, यानी कि आज वाले में से पुराना वाला घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 10,000 आ जाएगा। बस अब यहाँ से इजीली सॉल्व कर लो। देखो ये कितना बन गया, 10% और ये 12%, यानी कि माइनस का 2% ऑफ एक्स, और 1 मिनट, माइनस का 2% ऑफ एक्स, और ये 10 बचे 50% बना, प्लस का 50%, और इक्वल टू में कितना आ गया दोस्त, इधर आ गया ये 10,000। अच्छा 50% का मतलब कितना हो गया, ये 50% किसका, अच्छा 50% हमने गलत कर दिया ना, 50% इसको नहीं लिखना चाहिए था। देखो क्यों नहीं लिखना चाहिए था, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक्स का 10% हमने ऐसे लिख दिया कि ये 10% ऑफ एक्स है। कितना है दोस्त, 1 मिनट, 10% ऑफ एक्स है, और प्लस में एक्चुअली में ये 5 नहीं है, 5 लाख से बढ़ा था, तो 5 लाख का अगर 10% आप लिखते हो तो ये 50,000 हो जाएगा। तो इसको मैं 50K लिख देता हूँ 50,000 के लिए। और ये कितना था, माइनस में 12% था, हालांकि इसको तो लिखना नहीं चाहिए था, मैं पहले घटा के लिख दिया था, वही ज़्यादा ठीक था। 12% ऑफ एक्स, और बराबर कितना आ गया, 10,000। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, तो आप देखेंगे कि ये 12% में से इसको घटा देते हैं, 12% में से 10% को, तो एक्स का 2% बच जाएगा, एक्स का 2%, और बराबर में 2% एक्चुअली में ये है 2%, और बराबर में ये 50,000 में से 10,000 जाएगा तो 40,000। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि ये है 20,000, और 2 जीरो और चला जाएगा उधर, तो 20,000 पर 2 जीरो, यानी कि ये कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख होगा कि 20 लाख होगा, अच्छा 4 जीरो पहले से और 2 जीरो और जाएगा, तो 20 लाख हो गया ना, ये 20 लाख एक्चुअली में बन रहा है। तो आपको बताना क्या था, आपको बताना था कि बढ़ी हुई उसकी आय कितनी है। कोई बात नहीं, 20 लाख अगर आ गया है तो 20 लाख पुरानी आय है, 5 लाख बढ़ गया है, 25 लाख हो गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसानी सा सवाल है, कुछ बड़ा बात नहीं है। फिलहाल स्क्रीन पे थोड़ा जगह कम थी इसीलिए, वरना ऐसा कुछ बात था नहीं। देखिए अगले सवाल में आपको पूछा गया है 1200 का 25% का इतना परसेंट किसके बराबर होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है। क्या करते हैं, देखो पहले तो आप चाहो तो परसेंट से 1% को कटा दो, इस परसेंट से इस डबल जीरो को हम काट देते हैं, तो बचा हमारे पास 12 गुना में 25, 12 गुना में कितना बचा दोस्त, 25, और गुना में बच गया 0.09, और परसेंट के लिए आप नीचे 100 लगा लो। और कोई बात नहीं है, ये 25 चौका 100, 4 तियाँ 12, 9 तियाँ 27 यार चला नहीं अच्छा से, कोई बात नहीं, दोबारा चला देते हैं।
देखो मैंने बोला कि इस परसेंटेज से आप 2 जीरो काट दो तो यहाँ बच जाएगा 12 और गुना में, या चलो परसेंटेज से 2 जीरो मत काटो, आप ऐसे कर लो कि 1200 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो 4×3 = 12, 300 आ गया, और 300 का आपको बताना है 0.09%, यानी कि नीचे 2 जीरो। अब देखो इस 2 जीरो से इस सबको हटा दो तो 9×27/100, यानी कि ये आ गया 0.27%, और यही अपना आंसर है। 0.27 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, सवाल ही आसान है तो क्या कहना फिर। अगला सवाल है कि जब किसी संख्या में 20% जोड़ा जाता है तो वो स्वयं का 116% हो जाता है, इसका मतलब कि संख्या क्या होगी ये बताना है। देखिए स्वयं का 116 हो जाने का मतलब कि अगर संख्या 100 था तो अब कितना हो जाएगा 116%, यानी कि कितना बढ़ जाएगा 16% बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल में बताइए कितना बढ़ाया गया था, 20 बढ़ाया गया था। अब 16% अगर 20 है तो 100% किसके बराबर होगा ये बता दो। तो आप यहाँ से इजीली कटा लो, पहले 4% का मतलब हुआ 5, और 4 को हम 100 बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे, तो इधर भी आपको 25 से गुना करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 25 25 125, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। तो आसान सवाल है, ऐसे कई सारे सवाल मेंस में पूछे गए हैं, आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से हमारे चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल पहले जो हमारा नाम था वो एनके मैथ्स था, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमारा नाम है उस नाम से हमें जरूर से सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको दिया गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखिए ऐसे सवाल में तो आप डायरेक्ट बिना लिखे भी बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि अगर ये ए है, बी है, सी है, तो सी अगर 100 होगा तो दूसरा वाला उससे 75 कम है, यानी कि 25 है, और पहला वाला 50 कम है, यानी कि 50 है। अब कह रहा है कि दूसरा वाला को कितना बढ़ाया जाए कि वह पहला के बराबर हो जाए। 25 को बताइए कितना बढ़ाएंगे कि वो 50 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 बढ़ाना पड़ेगा। 25 को 25 ही बढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट दोस्त, 100%। किसी चीज़ में उतना ही जोड़ना मतलब 100% बढ़ाना। 25 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो 25 को 50 बनाने के लिए हमें 25 ही जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 100% अपना आंसर है। ऑप्शन डी इज द सही उत्तर। अगले सवाल में देखिए अगला सवाल में आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये से बढ़ के 75 रुपये प्रति लीटर हो गया, और पेट्रोल की खपत को अब कितना परसेंट कम कर दिया जाए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। देखिए ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आप ये सोचो कि ये 60 था, बन गया आप 75, लेकिन यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है जितना, उतना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता है व्यक्ति, चाहता है केवल 10% ही खर्च बढ़े। यानी कि पहले 60 खर्च करता था तो अब 10% ज़्यादा खर्च करना चाहता है, यानी कि 66 खर्च करना चाहता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। दाम जो है वो 60 से बढ़ के 75 हो गया, यहाँ तक बात सही है, लेकिन व्यक्ति चाहता है कि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। 10% बढ़ने का मतलब कि अगर पहले 60 रुपये का खर्च था उसके पास, तो अब 10% ज़्यादा, यानी कि 66% का खर्च रहे। और ऐसे में कह रहा है कि अब खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो जहाँ 75 रुपये की खपत आज होनी थी वहाँ पर अब 66 रुपये की खपत से ही उसे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो 10% खर्च करना चाहता है ज़्यादा। तो देखो कितना कम उसे खर्च करना पड़ेगा या कितना कम करना पड़ेगा खपत, 75 से 66 करना पड़ेगा, यानी कि 4 और 5 9 कम करना पड़ेगा, किससे, 75 से, और गुना में 100। ये 3 से 25 बार में, ये 4 से 25 बार में, और ये 3 तिया 9, यानी कि 4 तिया उसे कितना कम करना पड़ेगा, 12% कम करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इस विधि को याद रखिएगा, काफ़ी जल्दी आपको बना के देगा उत्तर, और आगे भी ऐसे सवाल अभी कई सारे आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस तरह का सवाल तो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है कि क्या करना है। इसमें पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले लेकिन 24 नंबर से फेल हो गया। अब बताइए कि 24 नंबर से फेल होने का मतलब कि 24 नंबर और लाया होता तो पास हो जाता, यानी कि 224 नंबर उसे लाने चाहिए थे पास होने के लिए। और ये परसेंटेज में कितना लाना चाहिए था, 35%, यानी कि 224 है वो परसेंटेज में 35% के बराबर है। तो आपको बताना है कि अधिकतम अंक क्या है, यानी कि 100% बताना है। अच्छा देखो 224, 2 2 4 4 8, कोई बात नहीं, चलो कटा लेते हैं। ये 7 से तो कटेगा ही, क्योंकि इधर ये 5 7 35 है, और 7 से कटाओगे तो 7 3 21, 7 दूना 14। ठीक है, अब 32 आने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 से आंसर कटेगा, लेकिन 4 से बहुत सारा कट रहा है। चलो इसको गुना करेंगे अगर 100 बनाने के लिए, तो किससे गुना करना पड़ेगा, 20 से। 5 है, 100 बनाने के लिए हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से आप गुना कर दो, तो 32 दूना होता है 64, और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 640 अपना आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए भाई इस सवाल में आपको दिया गया है, किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन में मिले अंक अधिक मिले। इंग्लिश पढ़ते हैं देरी ना करते हुए। अ स्टूडेंट गेट्स 22 मार्क्स मोर देन इन फ्रेंच देन व्हाट सी गॉट इन जर्मन। अच्छा, जर्मन में जितना अंक मिला है उससे 22 मार्क्स ज़्यादा मिला है उसको, किसमें, फ्रेंच में। अब ये कह रहा है कि उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच
जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। देखिए ऐसा सवाल हमने अभी पीछे किया था जिसमें योग का बात था, पता नहीं नाम क्या था उनका, लेकिन योग वाला बात था। उसमें 11% की शायद कमी थी कि 12% की, 12 वर्ष की आयु इधर उधर थी, ऐसा कुछ सवाल था। वैसा ही सेम सवाल है इसमें, आपको ये दिया गया है, देखो फ्रेंच और प्लस में जर्मन। अगर हम फ्रेंच और प्लस में जर्मन दोनों को 100% मान लेते हैं तो आपको इसमें यह दिया हुआ है कि फ्रेंच और जर्मन के मिले अंकों का योग का 28% है। कौन? जर्मन वाला। अब इसमें से अगर केवल 28% जर्मन का है मान लो, तो फ्रेंच का कितना बनता है दोस्त? आप 100 में से 28 घटा दो तो 72% बचता है किसका? यहाँ पर फ्रेंच का। लेकिन आपको पता है कि ये कितने का डिफरेंस दे रहा है यहाँ से, तो आप बोलोगे जी कि ये अंतर जो है वो 44% का आ रहा है, लेकिन सवाल में कितने का अंतर था? सवाल में 22% ही ज़्यादा मिला था। ये बात सवाल में लिखा है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सवाल में लिखा है कि 22% ज़्यादा मिला है उसे, सॉरी 22 मार्क्स ज़्यादा मिला है। मैंने क्या किया कि मैंने फ्रेंच और जर्मन को मान लिया 100%। अब इसमें से बोल रहा है कि जर्मन को मिला है 28%, ठीक है, टोटल का। तो टोटल अगर 100 है तो इसका 28% 20 ही हो गया, 28 ही हो गया। और बाकी जो शेष रह गया वो किस में मिला होगा? फ्रेंच को मिला होगा, और फ्रेंच को मिल गया ऐसे 72%। तो ज़्यादा कितना हो गया? ये 44% ज़्यादा हो गया, लेकिन सवाल में ये 22% ही ज़्यादा था। यानी कि 22 दूना 44, 2 का परसेंट का मतलब 1, यानी कि 1% का मतलब कितना हो गया? 0.5। और हमें बताना क्या है, फ्रेंच में कितने अंक मिले? फ्रेंच में 72 अंक मिले, तो इसको 0.5 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम ऐसे लिख देते कि 22 दूना 44, यानी कि 2% का मतलब कितना है? 1। और हमें फ्रेंच का यानी कि 72% का मतलब बताना है। इसको अगर 72 बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 36 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 36 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 36 नंबर आ जाएगा, और यही अपना आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। देखें भाई, इस सवाल में क्या है, इसमें आपको दिया गया है कि 2% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 10 इज द सेम एज, यानी कि b% ऑफ 10 इनमें से किसके बराबर है। तो ऐसा सवाल हमने पीछे किया था, फिर भी चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो कि आप परसेंटेज को शिफ्ट कर दिए, बी में से उठा के और 10 में रख दीजिए। यानी कि हमसे पूछ रहा है 10 का b%, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि b का हमें 10% बताना रह गया। अब बताओ, अगर b का हमें 10% बताना है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? b का 10% बताने का मतलब हुआ कि b के बदले में हम ये वाला वैल्यू रख देते हैं जो सवाल में दिया हुआ है, a का 2%। तो अब बताओ, a का 2% और फिर का 10% हम लिखेंगे का 10%, तो ये ओवरऑल कितना बन गया? तो आप बोलेंगे देखो a, और आप अब इसको पूरा सॉल्व करके और सारे ऑप्शन को सॉल्व करके बारी बारी से देख भी सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लो कि ए को ए ही रहने दो, और यहाँ पे हम इन दोनों को अगर गुना करें तो ये बनेगा 20, लेकिन 2 बार परसेंटेज है तो एक बार 20 में परसेंटेज छोड़ देते हैं, एक बार नीचे 100 कर देते हैं। और ऐसा आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में यही बात लिखा हुआ है, a/100, तो a/100 और साथ में 20% लगा है तो 20%, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखिए अगला सवाल जो हमारे पास है, इसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख की वृद्धि हो जाती है उसमें, यानी कि बढ़ जाता है, लेकिन आय पर लगने वाला जो टैक्स है वो 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही टैक्स पे करता है जितना कि पहले करता था, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? आपको लाख में बताना है। अच्छा देखिए, टैक्स यहाँ पर क्या हो गया? बराबर हो गया। टैक्स बराबर आपको पता होगा कि टैक्स कैसे हम ज्ञात करते हैं, इनकम और साथ में आपने कितना इनकम का रेट चल रहा है वो, तो टैक्स इक्वल टू में इनकम इनटू में रेट होता है। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि टैक्स फिक्स है। टैक्स क्या है? फिक्स है। अगर टैक्स फिक्स हो गया दोस्त, पहले जितना टैक्स देता था आज भी उतना ही टैक्स देता है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो गया। और ऐसे में इनकम का जो रेशियो होगा वो रेट के रेशियो का उल्टा होगा, यानी कि रेशियो जिस हिसाब से चेंज होगा, सॉरी रेट जिस हिसाब से चेंज होगा, इनकम उसका उल्टा चेंज होगा। अब देखो, रेट में हमें दिया हुआ है कि टैक्स का जो रेट है वो 12% से 10% हो जाता है, यानी कि रेट अगर 12 से 10 होता है तो हम बोलेंगे कि फिर इनकम जो होगा वो 10 से कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। यानी कि इनकम बढ़ कितना रहा है? 2, लेकिन सवाल में कितना बढ़ा है? वो 1.2 बढ़ा है। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में 1.2 लाख बढ़ रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय का मतलब ये पहले का इनकम था और बढ़ी हुई आय 12 है। तो हम 2 बराबर अगर 12 है तो 12 बराबर कितना होगा बताओ? ये 6 गुना है तो इधर भी हम 6 गुना कर देंगे, और 12 छः कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 7.2 लाख। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। टैक्स अगर फिक्स है तो हम रेट को बोलेंगे कि रेट का परसेंटेज चेंज होगा जो होगा वो इनकम का अपोजिट होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वैध क्रमानुपाती होगा। तो अगर रेट 12 से 10 हो गया, इनका मतलब इनकम 10 से 12 हुआ होगा,
और इनकम यहाँ पे रेशियो में 2 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में वो 1.2 बढ़ा था, तो 2 का वैल्यू अगर 1.2 है तो हमें बढ़ा हुआ इनकम बताना था, यानी कि 12 का वैल्यू बताना था, तो 12 बराबर हो गया 7.2 आंसर अपना। अगले सवाल पे आएंगे दोस्त जल्दी। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है हमारे पास कि 600 के 250% का 0.06% क्या होगा। तो आप चाहें तो पहला काम वैसे ही परसेंटेज से 2 जीरो काट दें तो ये 25 छक हो जाएगा 150, यानी कि कितना बच गया अपने पास। मैंने परसेंटेज से 2 जीरो काट दिया, 25 छक 150, यानी कि ये बच गया 150 पर एक और जीरो, 1500 का कितना बताना रह गया हमें 0.06%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, इसको हम कटा देते हैं और ये गुना कीजिएगा तो 15 छक का कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 25 छक 150। अच्छा अच्छा, हिंदी में केवल 6 है देखो, और ऊपर लिखा है 1600, इसीलिए गलती हो रहा है ना। इंग्लिश में 1600 है और हिंदी में 6 है, तो हमने यहाँ तक तो काम। अच्छा अच्छा, यहाँ भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है कि 600 की जगह पर 1600 लेना है। क्या टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, बहुत बड़ी। इंग्लिश वाले के हिसाब से हम काम करते हैं। देखो इस परसेंटेज से हम क्या किए, ये 2 जीरो कट कर दिए, ठीक है। अब 25 में आप 16 से गुना करोगे तो ये बन गया 16 गुना में एक्चुअली में 250, और इसका कितना परसेंट बताना रह गया 0.06, और परसेंट का मतलब नीचे 6। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आगे आप चाहो कटाना तो ये 5 पचे 25 और ये 2 पचे 10 और ये 2 8 16, यानी कि ये कितना आ गया 8 पचे 40 और 6 चौका 24। पूरा पूरा ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारे पास वो 2.4 आएगा, क्योंकि एक डेसिमल भी अभी बच रहा है, तो 2.4 अपना आंसर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई बिग इशू नहीं है। जो आगे वाला सवाल है इसको देखते हैं। आगे वाला सवाल में देखो, ऐसे सवाल को मैंने बोला था कि आप चाहें तो बिना लिखे भी इस बात को अंजाम दे सकते हैं, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल देखिए सवाल में कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है, यानी कि ये ए है, बी है और ये सी है। सी अगर 100 होगा तो दूसरा संख्या 75% कम है, यानी कि 25 है, और पहला 90% कम है, यानी कि 10। अब कह रहा है कि पहली को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वो दूसरी के बराबर हो जाए। 10 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप बोलेंगे कि 15 बढ़ाना पड़ेगा। 10 पे 15 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 100 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा 150, और 150 इस सवाल का क्या है दोस्त, आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। या आप ऐसे कह भी सकते हैं कि 15 बढ़ाना है हमें किससे, 10 से, और गुना में 100, फिर भी आप कटाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो और 15 दहाँ का 150 वैसे भी आ जाएगा। हालांकि ईजी है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को 216 बढ़ाने से वह अपना 140% हो गया। तो ऐसा मैंने बोला था कि 100 से 40 बढ़ गया, 140 होने का मतलब 100 से 140 हो गया, तो 40% बढ़ गया। और 40% अगर 216 है तो हमें बताना है कि वह संख्या क्या है, यानी कि 4 से इसको कटाइएगा तो ये 4 पचे 20 और 4 चौके 16, तो 100% का मतलब 1 जीरो और इधर बढ़ना 540 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इधर 1 जीरो बचा है, यानी कि 10 बचा था, 1 जीरो और हमने इसमें चिपका दिया, यानी कि ये 100% हो गया, और इधर 54 था, 1 जीरो चिपक के वो बन गया 540। 41 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इसमें अपने पास क्या सवाल है। देखें भाई इस सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है, शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों में समान रूप से विभाजित कर देता है, और प्रत्येक बेटी को कितना मिला, 42 लाख रुपए मिले। उस आदमी की कुल संपत्ति आपको बतानी है, कितनी लाख थी उस आदमी के पास कुल संपत्ति। कोई बात नहीं, देखो क्या करते हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि 30% भाग उसने दान कर दिया। 30% भाग दान करने का मतलब कितना हुआ कि 70% बच गया, यानी कि 10 में से कितना बच गया, 7। टोटल अगर संपत्ति 10 थी तो बच कितना गया उसमें से 7। आगे कह रहा है कि 30% और 25%, यानी कि ओवरऑल 55% खर्च कर दिया, यानी कि दे दिया, बांट दिया। 55% बांटने का मतलब उसके पास बच गया 45%। 45% का मतलब हुआ 45/100, यानी कि 20 पचे 100 और 9 पचे 45, यानी कि 20 था तो उसमें से 9 रह गया। तो ओवरऑल आप बताओ कि ये कितना बन गया, 7 9 63 बच गया, कितना में से, 20 दहाँ का 200 में से। अब ये बात हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये टोटल 200 आ रहा है, यानी कि आंसर 200 से कटने वाला आएगा, और उत्तर अपना बी हो गया। आगे आप पूरा बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि 63 टोटल उसने गंवा दिया, सॉरी 63, हाँ 63 शेष रह गया, देने के बाद 63 शेष रह गया। और सवाल में कितना शेष बचा था, 42 लाख एक को दिया था, यानी कि ओवरऑल 42 गुना में 3 शेष बचा था। जो शेष बचा था उसे 3 बेटियों के बीच में उसने बांट दिया था। आप वापस सवाल को समझो, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 30% भाग उसने दान कर दिया किसी चीज़ में। 30% भाग दान करने का मतलब 70% रह गया। 70% का मतलब हो गया कि 10 में से कितना रह गया, 7 रह गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो बाकी बचा था उसमें से 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया। 30 और 25 दे देने का मतलब 55 दे दिया, तो 45 रह गया। 45 का मतलब फ्रैक्शन में हुआ कितना, 20/9/20।
9/20 का मतलब 20 में से 9 रह गया। अब ये कह रहा है कि उसकी बेटियों में से एक को, अब देखो इतना करने के बाद उसके पास जो रुपया बचा वो 3 बेटियों में बराबर बराबर 42 लाख बांट दिया। इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि पत्नी और बेटे को देने के बाद उसके पास फ्रैक्शन में वैल्यू बच रहा है 63, जिसका मान लाख में कितना है 42 लाख। एक बेटी को तो 3 बेटी को 42 दिया, और ये बन जाएगा कितना, तो आप बोलोगे कि 3 से कट जाएगा 21 या 63 और 21 दूना 42, यानी कि एक की वैल्यू 2 आ गई, तो 200 की वैल्यू भी 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 400 आंसर आएगा। फिलहाल तो मैं सीधे सीधे कह देता है कि 200 आने का मतलब 200 का मल्टीपल आंसर होगा और वो 400 अपना सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और 42 नंबर पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए ऐसा सवाल तो हमने कर ही लिया है। क्या करना है आपको, इस परसेंटेज से इस 2 जीरो को काटना है, इस परसेंटेज से भी इस 2 जीरो को हटा दीजिए, तो यहाँ पे बच गया कितना हमारे पास 12×25=60, यानी कि 600 और गुना में 0.08। अब इस पॉइंट से हम इस 2 जीरो को भी कटा देते हैं, तो 8×6 कितना हो गया दोस्त अपने पास 48, यानी कि 48 इस सवाल का सही आंसर है। ये तो इजी ही निकला। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। अगला सवाल भी ऐसा मैंने बता दिया है आपको कि 24 से बढ़ाने से 115% बढ़ गया, 100 से 115 हो गया, यानी कि 15% की वृद्धि हो गई, लेकिन सवाल में तो केवल 24 ही बढ़ा है। हमें संख्या बताना है, यानी कि 100 का मान बताना है। अब ये देखो ये कट गया अपने पास 5×3=15 और ये हो गया 8×3=24। अब 5 को हम 100 कैसे बना सकते हैं, 20 से गुणा करके। तो इधर अगर 20 से गुणा हो रहा है तो इस साइड भी हम 20 से गुणा कर देंगे, और 20 से गुणा करेंगे तो 20×8=160 होता है, और 160 अपना आंसर है। और ऐसा सवाल मैंने पीछे कर दिया है। देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, तो दूसरी संख्या को कितने परसेंट से बढ़ाया जाए कि वो पहले के बराबर हो जाए। देखो वैसे ही हम काम करेंगे, ए बी सी, सी अगर 100 होगा तो ये 80 कम है, यानी कि ये 20 होगा। अगला 40 कम है, यानी कि ये 60 होगा। तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा 60 बनाने के लिए, तो आप बोलेंगे जी 40 बढ़ाना पड़ेगा। 40 बढ़ाना पड़ेगा 20 पर, तो 100 पर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 5×100 है, यहाँ भी 5 गुना कर देंगे, तो 5×20, यानी कि आपको 200% बढ़ाना पड़ेगा ओवरऑल। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप सॉल्व कर सकते थे। देखो मैंने क्या किया कि इसको 100 ले लिया, तो ये बन गया 20, क्योंकि ये 80% कम है और ये उससे 40% कम है, तो ये 60 हो गया। अब कह रहा है कि 20 को 60 बनाने के लिए आपको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बताइए 40 बढ़ाना पड़ा। अगर 20 पे 40 बढ़ाना है तो 100 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 100 मैंने बना दिया दोनों को, 200 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि डीजल की कीमत 45 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, और ऐसे में डीजल की खपत को कितना परसेंट कम किया जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। ऐसे में मैंने बताया था आपको क्या करना है। देखो 45 से दाम बढ़ के कितना हो जा रहा है, 50 बढ़ जा रहा है। अब ये कह रहा है कि इसको केवल 5% ही बढ़ाना चाहता है वह। अब 45 को 5% बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम परसेंटेज इजी करने के लिए इनके रेशियो को चेंज कर लेते हैं, डबल डबल कर लेते हैं, चलो या कटा लेते हैं। तो आप बोलें कि ये 5×9=45, 9 और 10 है, तो 9 10 को मैं 90 और 100 मान लेता हूँ रेशियो को, ठीक है। या फिर आप डबल ही कर लेते तो भी 90 और 100 बन जाता, यानी कि 90 से 100 हो गया। अब बताओ 90 को वो कह रहा है कि 5% तक ही बढ़ाना है। 90 का 5% कितना होगा, 10%, तो 9 हुआ। 5% कितना हो गया दोस्त इसका, 4.5। अगर इसका 4.5 आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 94.5। अब बताओ 94.5 ही आप खर्च करना चाहते हैं, लेकिन खर्च लग रहा है 100, तो कितना कम करना पड़ेगा आपको, 5.5 कम करना पड़ेगा। 5.5 का मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल मैंने पीछे करा रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पीछे जाके और आसानी से समझ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा कई सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए 47 नंबर में क्या है, यहाँ पे है कि जब कोई व्यक्ति, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि काफ़ी मुश्किल है। ये कह रहा है कि जब कोई संख्या को 40 बढ़ाया जाता है तो 125 हो जाता है। ऐसा सवाल भी तो मैंने कर दिया। 125 होने का मतलब 25 बढ़ जाता है। 25% बढ़ता है कब, जब 40 बढ़ाया जाता है, और हमें टोटल संख्या बतानी है, यानी कि 100, ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना होगा, यानी कि 160 होगा, और 160 अपना आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस सवाल में आपको बोल रहा है कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, उसने 6 अंक और पाए होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है। तो आपको बताना है कि उत्तीर्ण होने योग्य परसेंटेज क्या है, यानी कि पास होने के लिए जो न्यूनतम प्रतिशत है वो कितना है। काफ़ी आसान है। देखो टोटल नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे 300। 300 में से वो 75 लाया है, 75, तो वो फेल हो गया है। अगर वो 6 और लाता है, यानी कि 81 लाता वो, तो वो पास में काउंट हो जाता है। तो ये बताना है कि कितना परसेंट लाना पड़ेगा, यानी कि ये आपको बताना रह गया कि 81 300 का कितना परसेंट है। ये काफ़ी आसान है। इसको 100 बना दो, 3 से कटा लेते हैं, 27 या 81। अब ये 100 रह गया, तो 100 का 27 कितना परसेंट है, ये 100 है एक्चुअली में। 100 का 27% ही है, यानी कि 27 आंसर है। या आपको जैसे मन भाए वैसे आप परसेंटेज निकाल लो। आपको बस ये निकालना रह गया था कि 81 300 का कितना परसेंट है। मैंने बोला कि 300 को ही मैं 100 बना देता हूँ, तो 3 से डिवाइड करना पड़ा, तो उधर 81 को भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 27 अपना आंसर आ गया।
बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया कि एक व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन उसकी आय पर टैक्स जो है जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो जाता है। अब वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, यानी कि कर जो है वो पहले जितना ही है, टैक्स बराबर है। रेट उसका कम हो गया है, 20 से 16 हो गया है, तो आपको बताना है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी। ऐसा सवाल मैंने पीछे बता दिया है आपको, चलिए कर लेते हैं जल्दी से। देखिए रेट में क्या चेंजिंग आया, रेट हो गया 20 से 16। अगर रेट 20 से 16 है तो आप बोलोगे कि इनकम कितना हो जाएगा, 16 से 20 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको कटा भी सकते हो, ये 8 दूना 16 और ये 10 दूना 20 आ गया, यानी कि 8 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बढ़ कितना रहा है, 2 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में 2 लाख की वृद्धि हुई है। दो अगर 2 लाख है इसका मतलब हमें बढ़ा हुआ आय बताना है, यानी कि 10 बताना है। 2 2 है यानी कि 10 10 ही होता है, और 10 लाख अपना आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप नहीं भी कटाते तो भी बात बन जाता, पूरा कटा लेते आप 8 10 ना लिख के इसको कुछ और लिख लेते कटा के, तो भी बात बन जाता। अगर आप यहाँ से भी देखते कि 4 की वृद्धि हो रही है, लेकिन सवाल में 2 लाख बढ़ा है, 4 अगर 2 के बराबर है तो हमें 20 की वैल्यू बतानी थी। 4 को 20 बढ़ाने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 5 से गुना करेंगे, तो ये 5 दूना अभी भी 10 ही लाख आएगा, और 10 लाख अपना आंसर है। आते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं जल्दी से अगले सवाल में क्या है। देखिए इस सवाल में क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। कीमत 25% घटने से उसका बिक्री X% बढ़ गया। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो आपको बताना है कि X का मान कितना है। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसको कई सारे तरीके से हम डील कर सकते हैं। देखिए आपको मैं पहला और सबसे आसान तरीका बताता हूँ। पहले तरीके में आपको क्या करना है कि ये 25% की कमी हुई है। देखो पहले तो ये समझ लो कि राजस्व क्या होता है। रिवेन्यू जो होता है वो होता है प्राइस और इंटू में सेल। ठीक है, जितनी प्राइस है और आपने जितना वस्तु सेल किया उसी से जो रुपया आएगा वही रिवेन्यू होगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं रिवेन्यू इक्वल टू में प्राइस इंटू में सेल। तो रिवेन्यू 20% बढ़ा है, यानी कि ये 120 हो गया, और प्राइस 25% कम हो गया है, यानी कि ये 75 हो गया, और सेल में चेंजिंग हमें बताना है जो कि X% है। अब देखो अगर 75 को मैं इधर लाता हूँ तो आप बोलोगे कि X की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 120 और बटा में 75। अब यहाँ से आप इसको कटा लो या परसेंटेज में ही चेंज कर लो, डायरेक्ट 100 से गुना कर लो और परसेंटेज निकाल लो यहीं से। तो ये 3 से 25 बार में, और ये 4 से 25 बार में, और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 0 यानी कि 4 चौका 16, 160 आ गया है। इसका मतलब 100 से 60 ज़्यादा है, इसका मतलब 60% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 60% की वृद्धि यानी कि ऑप्शन सी। अब अगर आप 100 से गुना नहीं कराते तो भी ये 60% की वृद्धि आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे कि ये 75 से कितना हो रहा है 120, यानी कि यहाँ से आप बोलते कि ये इसका मतलब हम कटाएंगे तो 15 पचे 75 और 15 बटे 120, यानी कि 5 से 8 हो गया, तो कितना बढ़ गया दी 3 बढ़ गया किस पे 5 पे, और गुना में 100, तो ये 5 से कट जाता 20 पचे 100 और 20 यहाँ 60। आप 60 ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, आप दूसरे तरीके भी लगा सकते हैं। तमाम तरीके आसान ही तरीके हैं क्योंकि सवाल ही आसान है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, ऊपर ले जाते हैं पहले। यहाँ पे देखिए आपको ये दिया गया है कि 55% पुरुष हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल, देखो 2-3 बार का काम है तो मैं 1000 मान लेता हूँ ताकि परसेंटेज निकालना ईजी रहे। टोटल जो जनसंख्या है उसके मैंने 1000 मान लिया। अब इसमें से पुरुष कितने हैं यानी कि मेल कितने हैं, तो आप बोलेंगे 55% है, तो 1000 का 55% कितना हो जाएगा 550। 1000 में से अगर 550 मेल हैं तो फीमेल कितने हो गए, तो आप 1000 में से 550 घटा लो, 450 फीमेल हो गए। ये कितना हो गया दोस्त, फीमेल का संख्या हो गया 450। अब आपसे कह रहा है कि 40% पुरुष निरक्षर हैं, यानी कि हम बिना पढ़े लिखे को लिखते हैं, क्या लिख लें, इलिटरेट लिख लेते हैं। चलो तो हम आई लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिना पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या कितनी है 40%। 550 का 40% कितना होगा, आसान है निकालना, 10% 55 है तो 40% का मतलब 4 गुना इसका, यानी कि 5 के 20 5 के 20 220। इसमें से 220 लोग हैं बिना पढ़े लिखे 550 में से, तो पढ़े लिखे को हम पी लिख देते हैं। पढ़े लिखे कितने हुए, तो आप बोलेंगे कि 550 में से अगर 220 बिना पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे कितने हो गए, आप 550 में से ये घटा लो तो ये आ जाएगा 330 लोग पढ़े लिखे हैं पुरुष में। महिला की बात करें तो महिला में 450 लोग हैं, जिसमें से ये कह रहा है कि 40% महिलाएं साक्षर हैं, और हमें बताना है निरक्षर महिलाओं की तुलना करना है, तो हम निरक्षर महिलाओं की संख्या ही निकालते हैं। 40% अगर साक्षर हैं महिलाएं
तो 60% निरक्षर होगी। 60% कितना होगा, देखो इसका 10% है 45, 60% के लिए आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30 यानी कि 270। तो यहाँ पे जो निरक्षर महिलाएं हैं वो कितनी हो गई, 270। तो निरक्षर महिलाओं से पढ़े लिखे पुरुष कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख लो कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आप बोलेंगे 30 और 30 60 ज़्यादा हो रहा है। बस इन्हीं का परसेंटेज बताना है। तो 60 ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है दोस्त, 270 से ज़्यादा है। तो नीचे 270 और गुणा में 100, इसको घटा लो। तो ये 2 जीरो से, अच्छा एक ही जीरो कट पाएगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 2 तिया 6 और ये 3 तिया 9, यानी कि ये 200/3 आ गया। 200/3 आने का मतलब कितना हुआ, 3 से 22 पूर्णांक और 2/9 आ जाएगा ना, 22 पूर्णांक 2/9। ठीक है, तो ये हो गया 22 पूर्णांक 2/9, 22 नवा 198 और 2 हो जाएगा 200। तो अपना बी जो है वो सही उत्तर है। आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि यदि ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने परसेंट अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या कर लेते हैं, ऐसे में ए हो गया, बी हो गया और यहाँ सी हो गया। अब कह रहा है कि ए बी से 28% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, 28% ज़्यादा होने का मतलब कि बी 100 है, तो ये कितना है 128। अभी कह रहा है कि सी जो है वो ए और बी के योग से 25% कम है, यानी कि ए और बी का योग हो गया 228 और इससे 25% कम होने का मतलब 75% है। 75% कितना होता है, 3/4 होता है। अगर आप इसको निकालते हैं तो ये कट पाएगा, देखते हैं कटा के। 4 से कटेगा, 4 पच्चे 20 और 4 सत्ते 28, यानी कि 57 टाइम्स कट जाएगा। तो ये 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15 और 2 17, 171 हो गया। अब आपको बताना है कि सी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप अगर घटाते हो यहाँ से तो आप बोलोगे कि ये 43 ज़्यादा है। 43 किससे ज़्यादा है, तो 128 से, इसी को आपको परसेंटेज में लाना है। अच्छा आप देखो, या तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा चौड़ा डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप देखो अगर ये 128 ना होकर 129 होता तो 43 तियाँ कट जाता, यानी कि 1/3 आ जाता। 1/3 का मतलब लगभग 33 पूर्णांक 1/3, या फिर आप ऐसे कह लो कि लगभग 33.33% आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 128 और 129 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 33.33 के आसपास का आंसर होगा। और ये भी आप देख रहे हैं कि हमने हर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। हर को बढ़ा दिया है, इसका मतलब कि आंसर थोड़ा हमारा कम आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, यानी कि 33.33 से थोड़ा ज़्यादा है ऑप्शन ए, और यही अपना सही उत्तर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा देखिए, इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि पहले 16% किसी संख्या में बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया और प्राप्त संख्या को वापस 30% घटाया गया, यानी कि 3 बार चेंजिंग लाया गया। तो आपको बताना है कि मूल संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि आई। तो ऐसे में मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट आप इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला लगाइए, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको आप बोलते हैं, जो सीआई में हम लोग लगाते हैं, वो आप डायरेक्ट कर लो। तो पहले आप 16 और 14 को एक साथ कंबाइंड करोगे, तो 16 और 14 का इफेक्टिव रेट जो होगा वो होगा 16 और 14 कितना हो जाएगा दोस्त। तो आप बोलेंगे 16 और 14 हो गया 30, और फिर 16 गुना 14 कितना हो जाएगा, 16 गुना में 14 यानी कि 160, और 16 चौका 64, 224, लगभग ये आएगा 32.24 के करीब आएगा आपका इन दोनों का इफेक्टिव रेट। साथ में 30% और कम किया गया, तो इतना बढ़ गया माइनस में 30, और प्लस माइनस माइनस आप इसको 32 ही ले लो, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं। और 32 गुना में कितना हो गया दोस्त, 30 और बटे में 100, इसका आपको वैल्यू लगभग निकालना है। अब आप सोचो जरा, यहाँ से हम घटाएंगे तो ये आपका 2.24 आ रहा है लगभग, और माइनस में कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और अभी कटने से ये रहा। लेकिन अगर मैं लगभग इसको क्या मान लें, चलो लगभग इसको 32 तियाँ आप मानते हो, तो 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9, 96 होगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा अपना 9.6 बनेगा, 9.6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा चलो 9.6 ही है एक्चुअली में, अगर तो मान लो ये कितना आएगा। अच्छा एक बात समझ लो, यहाँ से ये बात तो फिक्स है कि ये माइनस में वैल्यू आने वाली है, यानी कि इंक्रीज उत्तर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। और हम लगभग में लेकर के बात चल रहे हैं, तो 9 में से अगर आप 2 को घटाते हैं तो ये लगभग 7 के करीब बनेगा, यानी कि 7% का डिक्रीज होगा। 9% तो होगा नहीं, हम लगभग में भी लेके चले हैं, तो ये 2 है वो 9 है, 7% डिक्रीज के आसपास आपका आंसर होगा, लगभग में आपका उत्तर होगा 7% डिक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन से आप जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे सवालों में। अगले सवाल में कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और बचत में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्च में वृद्धि का परसेंटेज आपको बताना है कि क्या है। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप देखो क्या करो, इसमें देखो 80% खर्च करता है, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, इनकम अगर 100 होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा जी, 80 होगा, और जो सेविंग होगा बचत वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से अगर 80 खर्च कर दिया तो 20 बचा लिया।
अब ये कह रहा है कि अगर उसकी आय 12% बढ़ जाती, यानी कि इसमें 12 की वृद्धि हो जाती, ये +12 होता, ठीक है, और बचत में 10% की कमी हो जाती, यानी कि ये इसका 10% 2 होगा, यानी कि ये -2 होता, तो खर्च में कितनी की वृद्धि हो जाती, तो आप बोलते 12 में से 2 जाएगा तो ये 10 बढ़ जाता। 10 बढ़ेगा या कुछ गड़बड़ हो गया? खर्च में बचत में 10% की कमी हो जाती है। अच्छा ऐसे लिखते हैं, चलो इसमें मज़ा नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो इसको 12% बढ़ाने का मतलब ये 112 बन गया, ठीक है, इनकम 12% से बढ़ गया तो 112 हो गया। और अब कह रहा है कि खर्च में 10% की कमी हो गई, यानी कि इसमें 10% का मतलब 2 कम कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अच्छा अब बताइए कि अगर ये 112 था और ये कितना था, 18 था, यानी कि 112 अब कमा रहा है और 18 बचा रहा है, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है, तो आप बोलेंगे जी अब 112 में से 18 घटाएंगे तो 94 खर्च कर रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा खर्च करने लगा, तो आप बोलेंगे 14 ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो 14 कितना से ज़्यादा भाई, 80 से और गुना में 100, ये आपको परसेंटेज निकालना है। ऊपर 14 देख के मैं ये कह सकता हूँ कि 7 का मल्टीपल उत्तर होगा और 7 से कटने वाला 175 है और कोई नहीं है, तो यही अपना आंसर है, बाकी आप कटा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है, इसमें आसान सा सवाल है। तो ये आसान सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, आप एलिगेशन से भी इसमें जा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगर इसको आप एलिगेशन से करते तो एलिगेशन वाला भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना था। एलिगेशन में यहाँ पे आप लिखते एक्सपेंडिचर और इधर लिखते आप, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च है, उधर इधर लिखते सेविंग यानी कि बचत, और बीच में क्या लिखते हम, बीच में लिखते अपना इनकम यानी कि आय। अब देखो हमें क्या क्या पता है, 80% खर्च करता है। अच्छा देखो 80% खर्च करने का मतलब 20% बचाता है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर के सामने जो खर्च है वो 80% खर्च है, यानी कि ये 80 है अगर, तो ये कितना है दोस्त, सेविंग कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि 80 खर्च करेगा तो 20 बचाएगा, यानी कि ये रेशियो 20/80 आ जाएगा, यानी कि नीचे का जो रेशियो है ये बनेगा 4 का और 1 का 20/80, यानी कि 20 बचाता था तो 80 खर्च करता था। अब कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो गई, बीच में हम आय लिखते हैं तो ये 12% की वृद्धि हो गई। बचत में 10% की कमी हो गई, सेविंग 10% कम हो गया, यानी कि -10 हो गया। तो हमें खर्च में बताना है कि क्या चेंजिंग आएगा। अब देखो यहाँ से एलिगेशन लगाना आसान है, अगर आप 10 में से 12 घटाओगे, एक्चुअली में ये माइनस है तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो ये 22 बन जाएगा, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 22 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को आप 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4×5 = 5.5। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5.5 है तो 12 में जोड़ दो, 12 में अगर 5.5 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, और ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका किसी किसी कैलकुलेटिव सवाल में आपको ईजी कर देगा, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, अगर इतना लंबा चौड़ा हो तो आप लास्ट से डायरेक्ट शुरू कर लीजिए तो बात क्लियर रहेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, ए है, बी है, सी है और डी है। अब लास्ट से अगर मैं लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है, तो अगर मैं डी को ही 100 मान लूँ तो आप बताओ सी कितना होगा, 30% ज़्यादा, यानी कि 130 हो जाएगा। अब बी जो है वो सी से 40% कम है, तो बी कितना होगा, सी से 40% कम होने का मतलब इसका 60% रह जाएगा, तो 130 का 60% हो जाएगा, 13×6 = 78, यानी कि 78। अब ए कह रहा है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा होने का मतलब ये कितना होगा, इसका 25% ज़्यादा होने का मतलब कि 125% बन जाएगा, यानी कि 5×5 = 25 और 5 से 25 और 4 से 5/4 हो जाएगा। तो इसका आप 5/4 निकाल लो डायरेक्ट 78 का, या फिर 25% का मतलब 1/4 बढ़ाना है तो 1/4 इसका निकाल के देखते हैं कितना होगा। तो 1/4 कितना बन जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 19×4 = 76 और पॉइंट में 5×4 = 20, यानी कि 19.5 आ जाएगा। तो 19.5 ये बढ़ जाएगा, इससे 19.5 बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 7 1 8 और 1 9, ये हो गया 97.5, यानी कि 100 था डी, तो ए कितना आ गया, 97.5। तो आपसे कह रहा है कि ए डी से कितना परसेंट कम है, कितना कम है घटा लो, अब 2.5 कम है, 2.5, बस इजी है यहाँ से। तो 2.5% कम है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो आप लास्ट से शुरू कीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला गया कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो 83 सही 1/3%, उसमें से लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 60% है, लड़कियों की संख्या 80% है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। आसान है, आप एलिगेशन लगा सकते हैं या वैसे 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन ही लगाना मैं बेहतर समझ रहा हूँ फिलहाल। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरफ हम गर्ल लिख लेते हैं, एक तरफ बॉय। गर्ल का परसेंटेज कितना है, 60, बॉय का कितना है, अच्छा लड़कों का 60 है ना, लड़कों का 60 है, और लड़कियों का कितना है, अच्छा 60 20 तो प्रेजेंट है ना यहाँ पे,
चलो कोई बात नहीं है, प्रेजेंट है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना। हमें बताना है अनुपस्थित वाला। तो देखो एक तो कि अगर हम उपस्थित निकालें तो बात गड़बड़ हो जाएगा, फिर लास्ट में घटाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम सबको अनुपस्थित निकालना है तो अनुपस्थित में ही बात करते हैं। देखो लड़कों में से 60% यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि कितने लोग नहीं मौजूद हैं, तो आप बोलेंगे कि 40 लोग नहीं मौजूद हैं। 60% अगर मौजूद हैं तो 40% नहीं मौजूद हैं, हमने 100 में से घटा लिया। लड़कियों में से 80% मौजूद हैं, यानी कि 100 में से अगर 80 मौजूद है तो कितने नहीं मौजूद हैं, 20% अनुपस्थित हैं, यानी कि एब्सेंट है। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि कुल छात्रों की संख्या का बताना है कितना परसेंट अनुपस्थित है, यानी कि आपको ये वैल्यू बतानी है ओवरऑल फाइनल। तो यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं रेशियो किसका, गर्ल के संख्या का और बॉय की संख्या का। अब ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा 83 सही 1/3% से। आपको पता है 83 सही 1/3% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 5/6। 5/6 बनने का मतलब कि टोटल छात्रों की संख्या अगर 6 है तो इसमें से 5 गर्ल्स हैं, क्योंकि 83 सही 1/3% लड़कियां हैं और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू है 5/6। इसका मतलब टोटल 6 लोग हैं तो उसमें से 5 लड़कियां हैं, तो लड़कियों के सामने हमने 5 रख दिया और लड़कों के सामने क्या रख देंगे, 1। अब आपको पता हुआ कि ऐसे कंडीशन में नीचे वाले का जोड़ ऊपर वाले के अंतर के बराबर होता है। तो नीचे वाले को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, और ऊपर वाले को घटाता हूँ तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 20। 40 में से 20 जाएगा तो 20। अगर 6 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और 3.33 लगभग बन रहा है। अब ये 1 की वैल्यू अगर 3.33 है तो ये बीच वाली वैल्यू कितनी होगी, देखो छोटी वैल्यू में तो हम जोड़ेंगे और बड़ी वाली में से घटाते हैं। तो छोटी वाली में हम जोड़ देंगे, 20 के सामने का है तो 20 में अगर आप 3.33 जोड़ोगे तो ये बनेगा 23.33, यानी कि 23.1/3। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें, या फिर आप सीधा सीधा बना भी सकते हैं परसेंटेज लगा के, वैसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे, वैसे भी ये आसानी हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या है, आपको इस सवाल में बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है और अगर आय 20.1% वृद्धि हो जाती है आय में, और व्यय में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें भी हम एलिगेशन लगा के काम कर लेते हैं, आप सीधा भी काम कर सकते हैं 100 मान के। मैं एलिगेशन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी रहे। इस सवाल में थोड़ा सा आपको एक बात समझना पड़ेगा, सवाल में थोड़ा सा एरर है। ये 20% नहीं है दोस्त, 20% के बदले वहाँ पे 25% है। ये आपको थोड़ा सा मतलब इसमें करेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें गलती है। तो चलिए वैसे ही लिखते हैं हम, पहले इनकम इधर लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर इधर लिख देते हैं, सेविंग। अब देखो आय में यानी कि बीच में हम इनकम लिखते हैं, तो इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20.1 की, यानी कि यहाँ पे 20.1 प्लस में हो गया। और व्यय में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पे ये व्यय में मैंने बोला था कि ये 25 है तो यहाँ पे 25% की वृद्धि होगी, ठीक है। अब 65% खर्च कर रहा है, उसकी बचत में क्या होगा, बचत वाला आपको वैल्यू निकालना है। और नीचे हम रेशियो लिखेंगे दोनों का, किसका किसका, यहाँ पे इसका लिखेंगे रेशियो, 1 मिनट। देखो यहाँ पे इन दोनों का हमें रेशियो नीचे लिखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर क्या है और सेविंग क्या है, यानी कि खर्च कितना है और बचत कितना है। अब बताओ अगर 65% खर्च है, 65% खर्च है तो बचत है कितना, 35%, यानी कि ये 7×5 = 35 और 13×5 = 65, यानी कि 13:7 का रेशियो बन रहा है। तो हम ये 13:7 का रेशियो नीचे लगा लेते हैं कि ये अगर 13 होगा तो ये कितना होगा, 7। अब वैसे ही देखो इन दोनों को अगर आप घटाते हैं तो 5 आएगा, यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि 7 की वैल्यू कितनी है दोस्त, 5 है। 5 है कि अच्छा ये 20 नहीं ना है, 1 मिनट यहाँ से परसेंटेज को मिटाने दो आप मुझे पहले। क्यों परसेंटेज को मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि नीचे जो है ये 20 के पास ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है दोस्त, ये है 20.1, क्योंकि सवाल में 20.1 दे रखा है, मैं परसेंटेज इसको ले लिया इसीलिए घटा के 5 लिख दिया। ये 20.1 है, 20.1 में से अगर आप इस 25 को घटाते हो या 25.1 में से 20 को घटाते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 4.9 मिल जाएगा। यानी कि 7 की वैल्यू 4.9 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×7 = 49, यानी कि 0.7। और अगर 1 की वैल्यू 0.7 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13×7 = 91, 9.1। अब ये बड़ी वैल्यू है तो ये छोटी वैल्यू होगी, तो आप क्या करो 20 में से 9.1 को घटा लो। तो 9.1 को अगर आप 1 मिनट 9.1 को घटाओगे, देखो वापस मैंने 20 ही लिख दिया, ये 20 नहीं है। 20.1 में से आप 9.1 को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 11%। तो यहाँ पर 11% अपना आंसर होगा। और ये 11% क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, तो आप बोलोगे जी इंक्रीज। तो इंक्रीज्ड बाई 11%, ऑप्शन सी उत्तर होगा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, माइनस में आता तो हम डिक्रीज बोलते। यहाँ पे प्लस में आने का मतलब ये इंक्रीज है। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया कि यदि किसी संख्या का 60% उसके 20% से 120 अधिक है तो उसका 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा, ये बताना है। तो काफ़ी आसान है। देखिए क्या करते हैं इसमें, अगर आप शुरू से सीधा सीधा बनाएंगे तो आपको मुश्किल पड़ सकते हैं आप। तो आप ऐसे कीजिए कि 60 का 20%,
किसी संख्या का 60% का 20%। चलो ठीक है, किसी संख्या के 60% का 20% का मतलब क्या है, 60% जो है उस संख्या का वो उसी संख्या के 20% से 120 ज़्यादा है। अब अगर संख्या सेम है तो हम डायरेक्टली घटा के कह सकते हैं कि 60 में से 20 जाएगा तो 40% आ गया, और 40% की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 120। और हमसे पूछ क्या रहा है कि उसका 28% उसके 33 सही 1/3% से कितना कम होगा। तो अगर 28 में से आप 33 सही 1/3% घटाओगे तो कितना आ जाएगा, हालांकि 33 में से घटाना पड़ेगा, तो 33 में से 28 जाएगा तो बच जाएगा 3 और 2 5 सही 1/3% बचेगा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि 5 या 15 और 1 16/3% की वैल्यू बतानी है। अब देखो 40 या 120, अगर ये 3 गुना है तो 16 सही 16/3% भी 3 गुना हो जाएगा, और इसको 3 से आप कटाइएगा तो 16 उत्तर आएगा, और 16 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी सही है। क्या किया मैंने वापस आपको मैं बता ही देता हूँ। चलो क्या किया, देखो मैंने बोला कि 60% 20% से 120 ज़्यादा है, यानी कि परसेंटेज में आप देखते हैं तो 40 ज़्यादा है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। और आगे कह रहा है कि 28% 33 सही 1/3% से कितना कम है। अब 33 सही 1/3% से कितना कम है, आप परसेंटेज में घटा लो तो ये आ गया 5 सही 1/3%। 5 सही 1/3 का मतलब आ गया 16/3%। अब ये अगर 3 गुना है तो 16/3 भी तो 3 गुना ही होगा, और ये 3 3 कट जाएगा और यहाँ से 16 आंसर आएगा, और ये अपना आंसर है, ऑप्शन डी। देखिए ऐसा सवाल तो मैंने बता दिया है आपको कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यानी कि 100 है तो 19 बढ़ने से 119 हो जाती है, लेकिन उस पर खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है लोग, यानी कि ये इसको 12% बढ़ाने का मतलब 112 करना चाहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पेट्रोल की खरीद में कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ 119 रुपये का खरीदना चाहिए तो वो खरीदना चाहता है 112 रुपये का ही, तो कितना कम करना पड़ेगा आप देख लो। 7 कम करना पड़ेगा किससे, 119 से, और इसको परसेंटेज में लाना है तो आप इसको कटा लो। 7 से कट जाएगा 17 सते 119, और 17 को आप डिवाइड करोगे तो ये एक पूर्णांक के करीब कह रहा है, तो ये 17 छक 102 लगभग 6 आ जाएगा, और 6 अपना आंसर है। ठीक है, 17 छक 102 होता है तो 6 लगभग उत्तर आएगा। हम 5 कह नहीं सकते हैं क्योंकि 5 काफ़ी कम पड़ जाएगा, 17 पचे 85 ही होता है, और 85 100 के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, 100 के नज़दीक जो है वो 102 है, इसीलिए हम 6 लिख रहे हैं ना कि 5 लिख रहे हैं, और 700 लिखेंगे नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आगे आते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि बशीर का कार्य प्रतिदिन 15% बढ़ गया, उसका वेतन भी 20% बढ़ गया, तो आय कितना परसेंट बढ़ गया। सीधा बात है, दोनों ही बढ़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे 15 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर हम बोलेंगे 15 दूना 30, यानी कि 300 बढ़ेगा, और बटा में 100। इफेक्टिव रेट आपको निकालना है, तो ये 15 और 20 हो गया 35, और 3 38% का टोटल आपको वृद्धि मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 2 बार इंक्रीज़ हुआ है, तो मैंने फाइनल इंक्रीज आपको बता दिया क्या है। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, आपको बोला गया कि ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 हो, और ए और सी की आय में जो अंतर है वो 18,000 का अंतर है, तो बी की आय कितनी होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 80% खर्च करता है ए, यानी कि बचाता कितना है, हमें रेशियो बचत का पता है, तो हमें बचत लिखना पड़ेगा पहले, इनकम निकालना पड़ेगा मेन रूप से, क्योंकि ये जो दिया है ये आय में अंतर दिया है, तो जो वैल्यू हमें दिया है वो तो निकालना पड़ेगा। आय में अंतर है तो ए बी सी की आय हमें लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए 80% खर्च कर देता है, यानी कि 20% बचाता है, लेकिन रेशियो में ये किसके बराबर है, 8 की, क्योंकि बचत का अनुपात में ए का वैल्यू है 8। ए रेशियो के हिसाब से 8 बचाता है, लेकिन परसेंटेज में 20% बचाता है। अब अगर 20% 8 है तो 100% कितना होगा, देखो ये 5 गुना है, तो थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं इसको। देखिए मैंने बोला कि 20% ये बचा रहा है, लेकिन रेशियो में इसका वैल्यू 8 है। अब 100% अगर आप निकालना चाहते हैं तो 20 पच्चे 100 है, तो ये 8 पच्चे 40 हो जाएगा, यानी कि ए का इनकम कितना हो गया, 40। वैसे ही बी का इनकम लिखना है, तो वो 85% खर्च करता है, इसका मतलब कि वो 15% बचाता है बी, और सवाल में कितना बचाया है, 9। अब यहाँ से आप चाहो तो कटा सकते हो, 3 या 9 और ये 5 या 15। अब इसको 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, तो इधर भी 20 से गुना होकर 60 आ जाएगा, यानी कि बी का इनकम 60 है। अब अगर सी की बात करते हैं तो सी की बात कर लेते हैं। चलो सी की अगर बात करना है तो आप बोलोगे कि वो 75% खर्च करता है, यानी कि 25% सी बचाता है, लेकिन सवाल में वो 20 है। अगर 25% 20 है तो 100% कितना होगा, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, 80, यानी कि सी का जो इनकम है वो कितना है, 80। अब देखो ए और सी के इनकम का अंतर आपको दिया है, तो ए का इनकम 80 है और सी का इनकम है, सॉरी ए का इनकम 40 आया है और सी का इनकम 80 आया है, यानी कि अंतर आ गया 40। तो चलो एक बार साफ सुथरा मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो ए का इनकम कितना आ गया था, 40, बी का आ गया था 60, आप बैक जाके देख सकते हैं, और सी का कितना आया था, 80। अब इन दोनों का अंतर दिया है हमें 18,000, लेकिन यहाँ पे 40 का अंतर है, तो 40 का वैल्यू अगर 18,000 है, 18,000 बिल्कुल,
तो हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है बी की, यानी कि 60 का मान निकालना है। तो 60 हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो 20 दूना में 40 कट गया और ये 9 दूना में 18 यानी कि 9000। अब हमें 60 बनाने के लिए 20 को 60 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 9000 को 3 से गुना करेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा दोस्त, 27000 आ जाएगा। और 27000 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, और 2 3 4 सवाल रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है सवाल। देखिए आगे वाले सवाल में आपको क्या दिया गया है। देखिए इसमें बोला गया है कि 20% बढ़ जाता है तेल के मूल्य में और खपत इसमें 8 सही 1/3% कम हो जाता है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो ऐसे में आप देखो, अगर इफेक्टिव लगाते हो तो आपको पता है ये जो है ये आपको बटे में है या फिर पूर्णांक में है, तो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है। या फिर आप यहाँ पे क्या करो कि आप यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ले लो। अप्रॉक्स वैल्यू लेने का मतलब लगभग मान ले लो। लगभग मान हम 20 मान लेते हैं और इसको 8 ही मान लेते हैं। खपत 8% कम हुई है, ये बढ़ा है और 8 कम हुआ है, और फिर प्लस माइनस माइनस 20 अट्ठे 160 और बटे में 100 आप ऐसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 का 0 और ये 20 में से 8 जाएगा तो आप बोलोगे 12, और 12 में से ये 1.6 घटाओगे तो ये लगभग आया जा रहा है 11.4। 11.4 नहीं आएगा, 10.4 आ रहा है। 10.4 यानी कि इसका मतलब हुआ कि लगभग 10%, और ये प्लस में बचा है तो ये 10% का इंक्रीज हुआ लगभग, यानी कि 10% का वृद्धि। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% बढ़ने का मतलब कि 5 से कितना हो गया, 6। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। और 8:1/3% का मतलब 8 तियाँ 24 और 1 25/3, तो 25 चौके 100 4 तियाँ 12, यानी कि ये 12 से 11 हो गया, कम हो रहा है ये। इसका मतलब आया था 1/12। 1/12 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि 12 से 11 हो जाएगा। अब आप कटा लीजिए, ये 6 दूना 12 यानी कि 5 दूना यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। और आपको यहाँ पे निकालना है कि इस पर क्या चेंजिंग आया। तो देखो 10 से 11 हो गया, यानी कि 1 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 10 से, और गुना में 100। तो 1 0 से 1 0 10% आपका क्या आ गया, वृद्धि आ गया। और ऐसे आप टोटल वैल्यू आंसर में निकाल सकते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए इस सवाल में क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, y का 1/4 का मतलब y/4, और 30 का 2.5 गुना, 2.5 को 30 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा। और परसेंटेज का परसेंटेज यानी कि 75% आ जाएगा। 30% को 2.5 से गुना करोगे तो 25 या 75% आ जाएगा। और 75% का मतलब होता है 3/4। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि y का चौथाई यानी कि y/4 और 30% का 2.5 यानी कि 3/4। अब आगे कह रहा है कि x के आधे यानी कि x/2 के 25%, 25% का मतलब 1/4 के बराबर है। तो आपको x y से कितना परसेंट ज़्यादा है ये बताना है। तो मैं 4 से 4 को कटा दे रहा हूँ, और ये 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि x/y कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब देखो x कितना ज़्यादा है दोस्त, 1 ज़्यादा है, किससे, 2 से, और गुना में 100, तो कितना हुआ ये 2 से 50 बार में कटेगा तो 50% अपना आंसर हुआ। ठीक है, तो 50% इंक्रीज होगा, यानी कि 50% मोर। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10%, बी ने सी से 20% और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए सी से इतना अंक अधिक प्राप्त किया तो बी को कुल कितना अंक प्राप्त हुआ। तो काफ़ी इजी है, आप इसमें लिख के और कटा लीजिए और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए पहला बात इसमें कह रहा है कि ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है, मान लिया। बी ने सी से कह रहा है कि 20% अधिक अंक प्राप्त कर लिया, और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। अच्छा देखो ए और सी का यहाँ पे दिया हुआ है अंतर। ए ने सी से 272 अंक अधिक प्राप्त किए और बी की पूछ रहा है, इसका मतलब डी पर जाने की जरूरत नहीं है। देखो ए सी का अंतर ही दिया है और बी को पूछ ही रहा है, तो डी की जरूरत नहीं रह गई इसमें। अगर डी की जरूरत नहीं है तो हम केवल ए बी सी काम चलाते हैं। देखो ए बी और सी, इसमें अगर सी 100 होता मान लो, तो बी सी से 20% अधिक है, यानी कि ये 120 हो जाता। और ए बी से 10% अधिक है, इसका 10% अधिक होने का मतलब 12 अधिक होना, तो ये 132 बन गया। अब ए और सी का अंतर 272 है, तो यहाँ पे घटा लो, ए सी का अंतर कितना आ रहा है 32, लेकिन सवाल में ये 272 है। अगर 32 272 है तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बी का वैल्यू यानी कि 120 का वैल्यू। इजीली निकाल पाएंगे। देखो इसको 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तभी लास्ट में 2 आएगा, यानी कि यहाँ भी लगभग 1 से गुना करना पड़ेगा, तो लास्ट में 20 आएगा। 20 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। या फिर आप डीएस वगैरह लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, देखो मैंने आपको ये बोला दोस्त कि अगर 32 को लास्ट में 272 बनाना है तो आपको किस चीज़ से गुना करना पड़ेगा। चाहे जिस चीज़ से आप गुना कर लो, लास्ट में इकाई अंक 1 होगा, लेकिन 6 होगा तो भी आ जाएगा ना, 6 होगा तभी आ जाएगा। बात गड़बड़ हो रहा है ऐसे।
अच्छा देखो, लेकिन 6 आएगा तो लास्ट में जीरो तो आएगा, यहाँ पे जीरो है तो लास्ट में जीरो भी आएगा, तो 6 तो आ नहीं सकता है, केवल आंसर के लास्ट में जीरो भी आएगा और साथ ही साथ सम से गुना कर रहे हैं तो सम भी आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अगर 6 भी आता तो लास्ट में 6 जीरो आ सकता है या 2 जीरो आ सकता है, तो 2 जीरो ऑप्शन में है, वही आंसर हो गया। या फिर आप कटा लो, फिर भी आप कटा के लिखोगे तो भी आंसर आपका इतना ही आएगा। लास्ट सवाल आज का आ चुका है और लास्ट सवाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आप इसको किसी भी तरह की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सवाल मैंने आपको करा भी दिया है। आप चाहें तो एलिगेशन लगा लें या फिर सीधा सीधा आप यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं, तो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं, अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो, या फिर सीधा लगाना है तो चलो सीधा ही बना लेते हैं। सीधा सवाल में कह रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, ठीक है। देखो अगर इनकम हम 100 मान लेते तो खर्चा कितना हो गया, इसका एक्सपेंडिचर हो गया 72 और सेविंग कितना हो गया, उसका सेविंग हो गया 28 बचा ली। अब कह रहा है कि अगर इनकम उसका 20% बढ़ जाए, आय उसका 20% बढ़ जाए, इसमें 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, और उसकी बचत 15% बढ़ जाए, इसका 15% वृद्धि कितना होगा, देखो 15% निकालो, 15 अठे 120 का जीरो और 15 दूना 30 और 12 कितना हो जाएगा, 30 और 12 42, यानी कि ये आ गया 4.2। तो आप 15% निकाल लो, जैसे निकालना है। देखो ये 20 बढ़ा, ये 4.2 ही बढ़ा, यानी कि ये कितना बढ़ा, 20 में से 4.2 घटा लो तो ये बढ़ा होगा 15.8, ठीक है। अब 15.8 बढ़ा किससे, 72 से, यही आपको परसेंटेज निकाल देना है, तो हम लिख देते हैं 15.8 बढ़ा किससे, 72 से और गुणा में 100, इसको आप कटा लो। तो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ये जीरो कट जाएगा, पॉइंट हटा के चलो, और ये हो जाएगा कितना, 36 दूना 72 और ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 9 दूना 18 और ये 18 दूना 36 और ये 5 दूना 10, यानी कि आपका आ गया 9 पचे 45 और 7 पचे 35 और 4 39, ये आ गया 395/18 और इसको अगर डिवाइड करते हो तो 18 दूना 36 है और फिर 3 5 तो लगभग एक बार और 2 आ जाएगा, यानी कि 22 के करीब करीब उत्तर होगा और ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं या फिर इसमें एलिगेशन लगाओगे तो भी आपका 22 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। देखो एलिगेशन से भी बता देता हूँ क्योंकि ये लास्ट सवाल है इस टॉपिक का। तो देखो इसमें करना क्या है, 72 खर्च करती है, तो हमने बोला कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इधर सेविंग और बीच में लिखते हैं हम इनकम। तो इनकम का देखो क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं। पहले तो 20% 72% खर्च करने का मतलब 72 अगर खर्च है तो बचा रही होगी 28, यानी कि रेशियो बन गया ये 7 चौक 28 और ये 18 चौक 72, यानी कि 18 और 7 का नीचे रेशियो बन गया। तो चलो रेशियो हम नीचे लिखते हैं, 18 और 7 का एक्सपेंडिचर अगर 18 है तो सेविंग कितना है, 7 है। अब बीच में आपको कह रहा है कि 20% वृद्धि होती है आय में, यानी कि आय में वृद्धि हो गई 20% की, बचत में 15% की वृद्धि होती है, यानी कि ये 15 है और हमें एक्सपेंडिचर वाला वैल्यू निकालना है। चलो तो हम घटा लेते हैं तिरछा, अगर 15 और 20 का आप अंतर देखते हैं तो 5 आएगा, यानी कि 18 का मान 5 है तो 1 का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 1 का मान निकालने के लिए हम 1 का मान निकालेंगे तो 5/18 हो जाएगा। एक्चुअली में 18 अगर 5 है तो 1 कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और हमें 7 की वैल्यू अगर लिखनी हो यहाँ से तो 7 की वैल्यू हम लिखेंगे 7 पचे 35/18। अब देखो अगर ये 35/18 होगा तो लगभग हम इसको 2 मान सकते हैं, 36/18 सोच के 2 मान लेते हैं। अब अगर यहाँ 2 है, देखो ये 20 से कम है तो ये वाला ज़्यादा होगा, यानी कि 20 में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर लाने के लिए 20 में 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 जोड़ेंगे तो ये लगभग 22 आ जाएगा और 22% का मतलब है 21.9% अपना आंसर। तो ये सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल था। 65 के 65 सवाल हमने एक वीडियो में कवर कर दिया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं मेंसुरेशन करने के लिए, तो काफ़ी जल्दी मेंसुरेशन पे काम भी चल रहा है, अभी पीडीएफ वगैरह थोड़ा अरेंज नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो उसको भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और काफ़ी जल्दी मेंसुरेशन भी आएगा। और जब तक वह प्रिपेयर होता है तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद शुरू हो रहा है और जल्दी से मेंसुरेशन भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा और नया जो नाम है हमारे चैनल का स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी, ये आपको कैसा लगा ये आप जरूर से मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।